गौरांगी वीडियो खोलो बच्चे। गौरांगी ने होमवर्क किया तो रिपीट किया तो बताओ। रिपीट किया तो थम्स अप, नहीं किया तो ऐसे बताओ फटाफट से। नहीं किया ना? नहीं किया देख लो कितने बड़े बच्चे कैसे खराब हो गए आप। पहले दिन ही काम पूरा नहीं है। यहाँ ज़्यादातर का ऑफलाइन में कोई एक आधा नया बच्चा है, उसने नहीं किया हो तो नहीं किया हो। सब सीरियस है। कल से रोज चेक कराना है अपने सेपरेट कॉपी रिपीट, और यहीं पे कॉपी खोल के कैमरे को दिखाना है, ठीक है? तो चेक हो जाएगा। हाँ जी, फोकस करिए। कोई आज फर्स्ट क्लास ले रहा है तो बता दीजिए पहले। आज मेरे साथ पहली क्लास है तो 2 मिनट जो भी कल छूटा है, सारा तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ जाए तो 2 मिनट उसके लिए लगा लेते हैं। हमने चैप्टर शुरू किया मैट्रिक्स, सभी सामने ही देख लो, रिवाइज ही कर लो। तो माइंड में क्वेश्चन आया, सर मैट्रिक्स होता क्या है? नंबर्स के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर्स के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को, जैसे मैंने कोई रैंडम कितने भी नंबर अपने मन से लिखने शुरू किए, इनके बीच में कोई कॉमा नहीं है, ध्यान देना। और मान लीजिए मैंने 3 नंबर लिखे, ठीक है, फिर मैंने कुछ और नंबर लिखे, तो क्या ये नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पूरा हो गया? पहली रो 3 मार्क्स, 3 नंबर, सेकेंड रो नहीं 3 नंबर नहीं है, 2 है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अभी पूरा नहीं है। रैंडम कुछ भी आप आगे लिख दीजिए, ठीक है। आपने सभी लेंथ पूरी की है, आपने सभी ब्रेथ पूरी की है। नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, नंबर के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही मैट्रिक्स कहते हैं। यूजुअली एक मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ही दिखाया जाता है, या किसी मैट्रिक्स को राउंड ब्रैकेट में भी आप दिखा सकते हैं। मैट्रिक्स नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ये क्लियर है? थोड़ा शॉर्ट में बोल रहा हूं अभी मैं। एक मैट्रिक्स उसके ऑर्डर से डिफाइंड होता है। सर ऑर्डर का क्या मतलब है? ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है नंबर्स का, इन्हें हम रो कहते हैं। जैसे ये रो पर नंबर है तो इसे हम कहते हैं रो 1 लीडिंग मेंबर है। ये सेकंड रो पर लीड कर रहे हैं, रो 2 पर मेंबर लीड कर रहे हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कॉलम कहते हैं। ये फर्स्ट कॉलम वाले मेंबर है, ये वाले। इसी तरह से ये सेकंड कॉलम वाले मेंबर है, ये थर्ड कॉलम वाले मेंबर है, C1 C2 C3। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम, जिसे आप उल्टा नहीं कर सकते, पलट के स्विच करके नहीं बोल सकते। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है तो पहले उसकी रो काउंट करो। जैसे इस मैट्रिक्स में रो कितनी है? सर 2 है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं? सर 3 है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, अभिषेक बोल दो। 2 रो है, 2 कॉलम है, यानी इसे ऐसे बोलते हैं 2/2। मल्टीप्लाई नहीं बोला जाता है इसे, 2/2, ठीक है भैया। जिसका मतलब रो 2 है और कॉलम 2 है। आ जाइए मैट्रिक्स के ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे इसी मैट्रिक्स को मैथमेटिकली लिखूं तो कैसे लिखूं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखूं? नंबर ना लिखने हो, लेकिन इस मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी हो तो कैसे लिखूं? यूजुअली मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को किसी भी अल्फाबेट से हम डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ए से डिनोट किया, तो सारे एलिमेंट तो अलग अलग हैं और कुछ भी हो सकते हैं। ये जो पहला एलिमेंट है, घर में बैठ के मैं अभी बोल सकता हूं पहला है, मैथमेटिकली मैं नहीं बोल सकता ये पहला है। जो भी पहला एलिमेंट है, रफी बोल रहा हूं अभी, पहला एलिमेंट है, सर नहीं इसका एक एड्रेस है, ये फर्स्ट रो पर है, फर्स्ट कॉलम पर है, तो एलिमेंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके राइट साइड बॉटम पर उसकी पोजीशन लिखते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट है, इसे हम A11 कहेंगे, पहले एलिमेंट को। ये नेक्स्ट एलिमेंट है। अब मैं दूसरा नहीं बोल रहा, वो थोड़ा रफ लैंग्वेज है, बेटर नहीं है। सर ये है फर्स्ट रो पे ही, लेकिन कॉलम सेकंड है, यानी इसे A12 कहा जाता है। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, A13 कहा जाता है। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, A21।
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है A22, सेकेंड रो थर्ड कॉलम है A23। यूजुअली मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम मैट्रिक्स के राइट साइड बॉटम पर लिख सकते हैं अगर लिखने की जरूरत है तो, और ऑर्डर को हम m/n से रिप्रेजेंट करते हैं। m नंबर ऑफ रो है, n नंबर ऑफ कॉलम है। सिर्फ एब्सेंट वाले 2 बच्चे थे कल, उनके लिए ही बोल रहा हूं। यूजुअली मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को एक सिंगल एलिमेंट से रिप्रेजेंट करना है तो a, सारे एलिमेंट को तो आप a बोल ही रहे हो, लेकिन रो और कॉलम तो सर वेरी करती जा रही है, बदलती जा रही है। तो नंबर ऑफ रो को i से दिखाया जाता है, नंबर ऑफ कॉलम को j से दिखाया जाता है। तो सारे एलिमेंट को कलेक्टिवली बोलना है aij बोल दो, और उसका ऑर्डर क्या है m/n। यहां तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन, किसी ने भी कुछ पूछना हो तो बोल लीजिए, जो कल नहीं थे वो भी पूछ सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट मैट्रिक्स है, डेफिनेशन। ऑर्डर मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम है। एलिमेंट को कैसे लिखते हैं बताया मैंने, पोजीशन वाइज। सभी एलिमेंट को कलेक्टिवली aij कहते हैं, ऑर्डर को m/n कहते हैं। बातें और भी कल पढ़ी है हमने, लेकिन चूंकि सारे बच्चे कर चुके हैं तो कल वाली क्लास का आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, आप उससे पूरा ढंग से पढ़ लीजिएगा। अभी मेरा टॉपिक आगे ले जाने के लिए मेरा इतना काफी है कि इससे आप आगे समझ पाओगे। सारे बच्चे हेडिंग लिखो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा बच्चे, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं पहले समझ लेना, फिर जो थ्योरी वगैरह लिखनी हो तो बात की बातें होती हैं, पहले हमें ठीक समझ में आ जाना चाहिए। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? मान लो रैंडम में एग्जांपल दिया है एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 ऐसा कुछ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये इतनी बड़ी बातें नहीं है कि मतलब पहली बार ही पढ़ रहे हो, कभी नहीं पढ़ा और टीचर आपसे बताए तभी आपको समझ में आएगा। आप अपने आप से पहली बारी में सोच सकते हो। मैं कह रहा हूँ 2 मैट्रिक्स लिखने हैं, इक्वल लिखने हैं, इक्वल मतलब बिल्कुल सेम लिखने हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रो है 2 कॉलम है। मैंने कहा मैं इन्हीं मेंबर से दोबारा मैट्रिक्स बना देता हूँ, पूरा बैच बता देना 1 2, बस रो का कॉलम किया है मैंने, मेंबर वही है, ऑर्डर वही है। क्या आपको लग रहा है ये मैट्रिक्स इक्वल होने चाहिए या नहीं है? सर नहीं है, पर्टिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। A11 के इक्वल है, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 पढ़ पा रहे हो ना एलिमेंट को, A12 के इक्वल होना चाहिए, नहीं है सर, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम नहीं है तो मैट्रिक्स सेम नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर पोजीशन तो मैंने सेम कर दी, लेकिन कुछ मेंबर इन्हें एक्स्ट्रा भी लिख दिए। कहने का मतलब इसका ऑर्डर 2x2 है और इसका ऑर्डर 2x3 है, क्या मैट्रिक्स अभी इक्वल होंगे? बच्चा बोलेगा टाइम खराब कर रहे हो। अरे मैट्रिक्स सेम लिखने हैं, कोई भी मेरे को 6 क्लास का बच्चा भी बोल देगा, उसे पता लग जाए मैट्रिक्स है, सेम लिखना है सर। सेम कॉपी मारो ना, नकल लगाओ। कोई चीज इक्वल कब होती है? जब बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल सेम हो, ठीक है। बिल्कुल सेम लिख दो, मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ 2 कंडीशन है आपको, मतलब इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं वो आप सारे खुद सोच सकते हो, बिल्कुल सेम होना चाहिए। लेकिन इसमें 2 बातें खास आ गई, सेम होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कौन बोलना चाहेगा? 2 कंडीशनें पूरी हो रही है तो मैट्रिक्स सेम बन रहा है। पहला दोनों का क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम। दूसरा, दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? सेम, ठीक है भैया। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। आप लोग 10th 11th बेटर तरीके से पढ़ चुके हो। जो नए बच्चे हैं वो शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। अब मेरे को आपको थ्योरी लिखवानी है, सिर्फ नए बच्चे पार्टिसिपेट करना, जितने भी नए बच्चे मेरे साथ ऐड हुए हैं जो मेरे से 10th 11th नहीं पढ़ रहे थे। अब मैंने ये लिखवाया, मैं गलत भी बोल सकता हूँ, मैं सही भी। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो इन नए बच्चों को करेक्ट करना है। मैंने कहा 2 मैट्रिक्स इक्वल है, पहली कंडीशन लिखवाऊंगा जब उनके ऑर्डर सेम हो, बीच में कनेक्टर दूंगा इंग्लिश वाला और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू सेम हो। क्या मैंने सही बोला या गलत? नए बच्चे, दोनों बातें बोल दी मैंने। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। गलत या सही? सही? गलत? किस एक वर्ड से गलत हुआ? बहुत ही बढ़िया, तो मास्टर बच्चा है भाई, ठीक है भैया। और नहीं बोल सकते या नहीं बोल सकते, कोई एक चीज हो जाए और मैट्रिक्स इक्वल हो जाए ऐसा नहीं होगा। बीच में क्या आएगा? एंड, ठीक है भैया। लेकिन इस और एंड की मैथ्स में बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंस होती है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो समझते जाएंगे। यानी 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू भी सेम हो। लिखो फटाफट से, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। ऋषभ वीडियो खोल के पढ़ सकते हो तो पढ़ना, अगर दूर से हो कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं।
two matrices are equal. First, if their order are same. First point, if their order are same. Second, and value of corresponding element and value of corresponding element is also same. Is also same. जो बात हम बिल्कुल पहली बारी में अपने आप से सोच सकते हैं, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं. आप अपने आप से सोच सकते थे दो मैट्रिक्स कब इक्वल है, अगर अपने आप दिमाग लगाते हैं जब बिल्कुल सेम हो तो. उसके लिए देखो मैं थ्योरी लिखवा रहा हूं. हाँ, जरा सी बात के लिए जो कुछ भी नहीं है तो यार इसका क्वेश्चन तो आप पक्का ही करा दोगे मेरे को, सारे साथ रहिएगा. इसका क्वेश्चन बोर्ड तक में आता है. ये चैप्टर मैंने कहा 12th का सबसे इजी चैप्टर है और पक्का इजी. पहली बारी में जो आप हमको बता सकते हो वो बोर्ड में आज से 10-11 महीने बाद बोर्ड के एग्जाम करते हो आप गलत भी कर सकते हो. ठीक है, तो बस ये देखना यार आसान तो है. आ भी गया इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इस पर कौन सा क्वेश्चन हम गलत कर सकते हैं. एक बारी नॉर्मल क्वेश्चन, दो मैट्रिक्स में कह रहा हूँ इक्वल है. इधर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू सारे मेंबर की दे दी, इधर मैंने मिसिंग कर रही है वेरिएबल. मैंने कहा लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई इक्वल है, आप मुझे एबीसीडी की वैल्यू बता दो. जल्दी जल्दी बोलो. ए क्या है सर? A1 है. बी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू सेम होनी चाहिए. B2 है, C3 है और D4 है. कोई भी निकाल सकता है ना. अब मैंने बस थोड़ा सा चेंज किया. मैंने कहा यहां पर कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है. दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ध्यान दीजिएगा. आपको एक्स और वाई निकालना है. किस किस को दिख रहा है कैसे करके हम एक्स वाई निकाल पाएंगे बताओ. एक्स वाई निकालने के लिए पहले कितनी इक्वेशन चाहिए? ठीक है, तो पहली इक्वेशन कैसे बनेगी? एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए? 2 के. और 2-1 पोजीशन के इक्वल होनी चाहिए, यानी एक्स प्लस 2y किसके इक्वल होना चाहिए? दो इक्वेशन आपस में सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड एक्स वाई कोई भी निकाल ही लेगा. ठीक है ना, बिल्कुल वही दिखाना चाह रहा हूं जो आप देख रहे हो. हंसो घूरो, इस पे ध्यान ही नहीं जाना चाहिए. कंसेप्ट तो यही है, इसी से एक्स वाई निकलना भी था. ठीक है, खास क्या है, कौन कौन देख रहा है? ये तो सिंपल है ना बच्चे. एक्स प्लस वाई 2 के इक्वल होना चाहिए और एक्स प्लस 2y 3 के इक्वल होना चाहिए. एलिमिनेशन मेथड 10th वाला सॉल्व करके एक्स वाई निकल भी जाएगा. और 99% क्वेश्चन ऐसे ही हो रहे होते हैं. अभी मैं एनसीईआरटी कराऊंगा, ऐसे ही घटिया क्वेश्चन है. अभी मैं पीवाई की कराऊंगा, ऐसे ही कर लोगे आप. ठीक है, लेकिन फाइनल क्वेश्चन आपका गलत होगा जो बोर्ड में आना है. किस किस को पता है मैं एक्स वाई निकालूं तो मेरा क्वेश्चन गलत, मैं एक्स वाई निकालूं तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सर यहाँ इक्वल होने के लिए एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं ढूंढ सकते. ऑप्शन हमें मार्क करनी पड़ेगी. कांट बी डिटरमाइन, ढूंढ ही नहीं सकते. बच्चा कह रहे कैसे नहीं ढूंढ सकते? एक्स प्लस वाई को 2 होना चाहिए, एक्स प्लस 2y को 3 होना चाहिए. सॉल्व होकर आ रहा है एक्स वाई. अरे एक्स वाई तो आ जाएगा लेकिन ये मैट्रिक्स तो कोई भी इक्वल कर ही नहीं सकता. उसने कहा इक्वल है तो एक्स वाई ढूंढ दे. और इक्वल होने के लिए बोलो सिर्फ 3 पोजीशन सेम होनी चाहिए कि सारी. तो मैंने A2 पोजीशन तो सेम लिखी ही नहीं है. ये 4 है और ये 5 है. तो कई बारी एक्स्ट्रा टर्म जिसका यूज ही नहीं होना, इसका एक्स वाई निकालने में यूज नहीं होना, तो बच्चा देखता भी नहीं है. तो जल्दी में फटाफट से एक्स वाई निकाल के आंसर मार्क कर देता है. इससे जो एक्स वाई आएगा वो ऑप्शन भी होगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ठीक है भैया, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमने इक्वल लिखे ही नहीं है. दिख रहा है सबको? ठीक है, इस बात का ध्यान देना. सब कुछ अभी नहीं कहूंगा. ठीक है, थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बात करते हैं आपसे, क्योंकि सब कुछ बता देना भी रटा देने के बराबर होता है. रटाना नहीं है, सोचना सीखना है. ठीक है, देखिए इजी से क्वेश्चन है. 1 मिनट सामने देखो, करा दो जरा, सभी करा दो. पहला पार्ट ऊपर बोला हुआ है मैट्रिक्स इक्वल है, एक्स वाई ढूंढ दो. मैट्रिक्स इक्वल है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम है. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू सेम होगी. बोलो वाई की वैल्यू क्या आएगी, जेड की वैल्यू क्या आएगी, एक्स का वैल्यू क्या आएगा. ठीक है, और बिल्कुल सही है क्योंकि आखिरी एलिमेंट भी सेम उसने दिया ही हुआ है. ठीक है भैया, ये सारी वैल्यू आप यहाँ एक्स वाई जेड की जगह लिख दो, दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल दिख जाएंगे आपको. ऐसे यहाँ से आपको एक्स वाई निकालना है. अभी ध्यान से सुनना जरा. तो ये मैट्रिक्स राइट हैंड साइड इधर आ गई है, ध्यान दीजिएगा. ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी मैं रिपीट में लिख देता हूँ. एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स इंटू वाई इज इक्वल है 6 2 5 8. एक्स वाई जेड सब पूछा है तो A11 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए. एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है? 6 के. ठीक है, एक्स वाई निकालने के लिए एक्स वाई की 2 इक्वेशन चाहिए होंगी. दूसरी देखो ये रही, 2 पोजीशन के इक्वल होगी, यानी एक्स इंटू वाई किसके इक्वल होगा? 8 के. 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन आपस में सॉल्व करके एक्स वाई आ जाता है. किस किस को दिख रहा? आ जाएगा. जबरदस्ती हाथ मत खड़े करना. नए बच्चों से पूछ रहा हूं, सिर्फ नए बच्चों से, किस मेथड से सॉल्व करोगे? बीच में आवाज नहीं डालना भाई.
इक्वेट, ओके। किस मेथड से सॉल्व करोगे? मैथ्स में कभी भी दो वेरिएबल की इक्वेशन आपको सॉल्व करनी हो, बाकी शुरू कर सकते हैं। 1 मिनट रुक जाना, ऐसे ही 1 मिनट रुक जाना बस। 5+ नए बच्चे सुनते रहे ना, वो जल्दी मत करना मेरे साथ, जब तक आप मेरे को समझने मतलब नहीं लगो। ऐसे 2 1 पोजीशन के इक्वेट करके, ये तो 1 वेरिएबल इक्वेशन है, इससे जेड तो डायरेक्ट आ जाएगा, है ना भाई। 5 + z = 5 इक्वेट करके शिफ्ट मारना है बस। एक्स वाई की दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, आपको पता है। इवन आप कर भी दोगे और आंसर भी निकाल दोगे, लेकिन शब्द होने चाहिए हमारे पास बोलने के लिए, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि फील आता है और उसी से काम हो जाएगा। दो अलग शक्ल की इक्वेशन मैथ्स में एक ही मेथड से सॉल्व होती है, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन। वो कभी फेल नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन 10th क्लास में हमने पढ़ा था। किसी एक इक्वेशन से x निकाल के, x की वैल्यू निकाली, किसी भी एक इक्वेशन से y डिपेंडेंट आ गई, दूसरे में पुट कर दी, दूसरे में x की जगह पुट कर दी तो वो भी y बन गया, और वो भी y बन गया तो 1 वेरिएबल इक्वेशन है, सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। इक्वेशन मेरे पूरा जब तक मैं 12th एंड तक पढ़ूंगा दो ही बनेंगी, या तो लीनियर या क्वाड्रेटिक। हमें लीनियर भी सॉल्व करना आता है, हमें क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करना आता है, ठीक है जी। नए बच्चे अभी देखते रहना, यहाँ तक कुछ पूछना है तो बोल देना, ठीक है। ये जेड तो मेरा 0 आ गया था। अब मेरे को दो अलग शक्ल की इक्वेशन, इक्वेटिंग मेथड बिल्कुल ठीक था, आपने कुछ गलत नहीं बोला था। मान लो इससे भी x निकाल लो 6 - y, इससे भी x निकाल लो 8/y, दोनों से x की वैल्यू आ गई, सेम ही होनी चाहिए, और इक्वेट कर दो तो y वाली इक्वेशन है, y का आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अपने शब्दों पर कायम रहूंगा, मैं कहूंगा बहुत बड़ा है मैथ्स, बड़े अलग अलग चैप्टर हैं, ये वर्ड आपका कभी नहीं फेल होगा। अलग शक्ल की इक्वेशन सिर्फ एक मेथड से सॉल्व होती है, सब्स्टिट्यूशन। सर ये अलग शक्ल किसे कह रहे हो आप? इधर x पर प्लस हो रहा है, उधर x पर मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लो एक इक्वेशन में xy की डिग्री 1 है और दूसरी इक्वेशन में xy की डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है, अलग शक्ल। प्लस मल्टीप्लाई अलग शक्ल, डिग्री अलग अलग, अलग शक्ल, और इवन सेम शक्ल हो, मेथड तब भी नहीं फेल होगा। किसी एक इक्वेशन से x निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, ऑलवेज सॉल्व होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। 10th में ही देखते थे आप, सर आसान किससे पड़ेगा, किससे x निकाल के दूसरे में डालूं। इससे x निकालोगे तो 8/y, डिवाइड का नंबर थोड़ा बेटर मानते हैं। 8/y पुट तो कर दूंगा, लेकिन एलसीएम लेना पड़ेगा, टाइम लग गया मेरे को। इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ 6 - x, रैशनल टर्म नहीं है ना, सिंपल टर्म है। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक एक चीज में अदा चलती है, ध्यान देना, जब हम 100 नंबर लेने वाले बच्चे होते हैं तो, कि जैसे मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली तो मैंने प्लस माइनस वाली निकाली, एक मैंने वैल्यू निकाली। आप करते हैं, आप x को y डिपेंडेंट बना लो, फर्क कोई नहीं, आप y को x डिपेंडेंट निकाल लो और दूसरे में डाल दो, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन फिर चल रहा है एक बहुत छोटी सी बात दिमाग में, मैं y को यूजुअली x डिपेंडेंट बनाऊंगा। उसकी भी वजह सुनना, यहाँ y की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन ध्यान से सुनना। अभी ब्रैकेट खोलूंगा, क्वाड्रेटिक का आंसर आ जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, तुम बिल्कुल तैयार हो, सब कुछ तुम्हें आता है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये 10th क्लास की बातें हैं। बस आपने यहां से ना x y डिपेंडेंट बनाया, यहाँ y वाली वैल्यू डाल दी, ब्रैकेट खोला, क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बने, आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना पड़ा। फॉर्मूले से सॉल्व करने में आपने डी मेथड लिया, फॉर्मूला मेथड पता है ना आपको, लेकिन वहां फॉर्मूला लिखते हुए हर बच्चे की आदत होती है, वो आंसर फॉर्मूला किसका लिखेगा, x का, जबकि आपका वेरिएबल क्या चल रहा था, y। गई भैंस पानी में, निकाल y रहे थे, आ गया x। आदत परेशान कर देती है, तो हमारी आदत है यूजुअली x ही सॉल्व किया हमने ज्यादा बारी ना, तो y को x डिपेंडेंट बनाया और यहाँ y की जगह x वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है जी। ब्रैकेट खोलूंगा, x की 6 से मल्टीप्लाई 6x, x की -x से -x² = 8। जिनका हो गया रुकना नहीं है, एनसीईआरटी खोलो और आगे बढ़ाओ क्वेश्चनों को, कितने बढ़ा सकते हो, ठीक है। 1 मिनट नए बच्चे मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको कुछ, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपने सुनी भी होंगी, लेकिन अब मेरे को नहीं पता ना आप कितना जानते हो। जानते हो बहुत अच्छी बात है, सुन के जाने दो, नहीं जानते उसे ऐड करते रहना, ठीक है भैया। अब मैंने इक्वेशन तो बना दी, क्वाड्रेटिक अरेंज करने से सॉल्व होती है। क्वाड्रेटिक आप हमेशा कैसे अरेंज करते होंगे, या तो सारे नंबर लेफ्ट या सारे नंबर राइट, हमेशा उधर ले जाया करो। क्वाड्रेटिक जानते हो ना, x की हाईएस्ट पावर 2, सारे नंबर हमेशा उधर ले जाया करो जिधर x की पावर 2 वाले टर्म प्लस की बने, नहीं तो झंझट क्रिएट हो जाता है। सर x स्क्वायर इधर माइनस का, इसको राइट ले जाते हैं, प्लस का, x स्क्वायर प्लस 6x उधर गया, -6x प्लस 8 राइट पर ऑलरेडी = 0। अब यहाँ फिर एक शॉर्टकट है जो 12th में एक्सेप्टेबल है। आप इसी वक्त अगर जानते हो शॉर्टकट तो x का आंसर लिख सकते हो। वैसे तो मिडल टर्म स्प्लिट, फिर आंसर निकालना, 10th में लगते थे 5-6 लाइनें, अब आप तेज हो गए होंगे 11th करते करते तो 2-3 लाइनें तो ले ही लोगे। मैं कह रहा हूँ सीधा आंसर आता है इसी स्टेप पे। आप में से किस नए बच्चे को वो शॉर्टकट पता है? और 12th में तो बिल्कुल नीड नहीं है कि आपको वो 4 लाइनें लिखनी है मिडल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। पुराने बच्चे किस किस को शॉर्टकट पता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म?
जो भूल रहा है सामने आ जाओ, ठीक है। 12th में बिल्कुल क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पे टाइम मत लगा देना, बड़ा पेपर है हमारा और कोई जरूरत नहीं है मैं इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। सर क्या है शॉर्टकट? पहले तो मैं छोटे बच्चे की तरह से बता दूं, 10th में आप वो फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई करते थे, साइन का ध्यान देते थे, फिर आप इसके ऐसे दो ब्रेक बनाते थे, इसको स्प्लिट करते थे दो नंबरों में, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, जिन्हें प्लस या माइनस करें तो मिडिल टर्म आए। वो आपको माइंड में ऑलरेडी स्प्लिट इस वक्त दिख रहे हैं। सर 4 2 8, 4 + 2 6, और प्लस करके 6 चाहिए लेकिन माइनस का चाहिए तो दोनों नंबर माइनस के रखने पड़ेंगे। ये मिडिल टर्म स्प्लिट साइन एडजस्ट करने आते हैं, 10th वाली बात हो गई है तो ठीक है। अब हमें ये तुमने माइंड में सोच लिया कि मिडिल टर्म के स्प्लिट क्या होने चाहिए, साइन सही सोचना नहीं तो शॉर्टकट फेल हो जाएगा, ठीक है। परफेक्ट साइन आने चाहिए। इन दोनों को सॉल्व करके -6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके +8, वो फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई +8 है, आ रही है। यहां तो कोई कंफ्यूजन? अब मेरे को आंसर लिखना है, डायरेक्ट लिखना है सीधा, x = जो भी मिडिल टर्म के स्प्लिट बने उनके उल्टे साइन आपके आंसर है, उनके उल्टे साइन। जैसे एक स्प्लिट -4 है, एक -2 है, तो -4 को करो +4, -2 को करो +2। मान लो +4 होता तो -4 आंसर हो जाता, लेकिन सिर्फ यही नहीं है आंसर, चेंज हो सकता है। जो क्वाड्रेटिक में x² का कोफिशिएंट है जो भी है उससे डिवाइड में डालना है, आंसर आ गया, ठीक है जी। जैसे मैं कुछ और लिख देता हूं, 2x², कोई और क्वेश्चन सेट कर देते हैं आपके पास के लिए। मान लीजिए ये वाली क्वाड्रेटिक है, ठीक है। सॉल्व तो आपको करनी आती है, वो नहीं सिखाना, मैं शॉर्टकट के लिए बात कर रहा हूं। मिडिल टर्म के स्प्लिट ढूंढो आप। फर्स्ट क्लास की मल्टीप्लाई -6x² है, मिडिल टर्म के स्प्लिट है यहाँ पर -3 + 2। चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके -6 आ रहा है और -3 + 2 -1 बन रहा है, ठीक है। बन गए ना मिडिल टर्म के स्प्लिट, बस आंसर है। उल्टे साइन आंसर है, -3 का उल्टा साइन +3, +2 का उल्टा साइन -2, लेकिन गलत हो सकता है। जो x² का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में डालना पड़ेगा, आंसर है, सीधा आंसर हो गया, ठीक है जी। अभी एकदम से शॉर्टकट मत लेना, आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके 3-4 लाइनों में लिखना आता है, बेहतर वही है हमारे लिए, क्योंकि हमें आता है। फिर मैं बोलता रहूंगा बार बार, तो आप 2-4 बारी में बड़े कंफर्टेबल हो जाओगे, फिर सीधा आंसर लिख दोगे, तब कर दीजिएगा। करो फटाफट से। अभी हम x निकाल रहे थे, तो मैं मिडिल टर्म थोड़ा सा स्प्लिट कर ही देता हूँ। x² -2x -4x + 8 = 0। फर्स्ट टू में x कॉमन, x -2। सारे बच्चे मेरे से काफ़ी आगे निकल गए होंगे, बड़ी पक्की बात है। x -2 = 0 और x -4 = 0। अलग अलग जीरो के इक्वल रख दोगे, x का वैल्यू 2 आ जाएगा, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 और 4। अभी y भी निकालना है, तो अगर x 2 है तो y आपका 6 - 2 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, y 4 आ गया। और अगर x आपका 4 है तो y आपका 6 - 4 2 आ गया। z मैं पहले ही निकाल चुका था, यहां पर z मेरा 0 आ गया था। कंफ्यूजन बोलो? सारे पार्ट हो गए, करते जाना। सिर्फ लास्ट पार्ट इस एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन अटका तो अटका, नहीं तो आप पूरी एक्सरसाइज इस वक्त निपटा सकते हो, सारे बढ़िया बच्चे। बुक नहीं है, ढूंढ लो कोई पार्टनर मिल जाए तो। बोलो कंफ्यूजन? बुक दिखाना बच्चे, ले लो, शेयर कर लोगे? है आपके पास तो बुक है, क्या दिक्कत है? लास्ट, आपको क्या दिक्कत है? लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, सेकंड कोई कर रहा है? थोड़ा तेज चलना, नए बच्चे ना समझने में रुक गए, आप करते हुए तेज करना। पूछना है कुछ तो बोलिए।
अटेंडेंस शीट आ रही है, अपना नाम ढूंढ के, अब डेट कॉलम आज 25 है ना, 25 वाले कॉलम में P लिख देना। जो बच्चा आज अगर कोई फर्स्ट क्लास ले रहा है तो लास्ट में अपना नाम लिख के, ठीक है, पेन से लिख देना नाम और अटेंडेंस लगा दीजिएगा। बोलो अभिषेक, हो रहा है आराम से? कोई कंफ्यूजन किसी को? बढ़ाऊं आगे क्या? कोई स्क्रीन क्वेश्चन कर रहा है तो बता दो, ऑनलाइन ऑफलाइन। एक सेकंड सामने देख लीजिए, कर चुके होंगे आप सभी, लेकिन सभी सामने देख लीजिए। देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल है, छोटी बात दोबारा ध्यान दे लो, दो मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। सर 3 रो 1 कॉलम, इसका ऑर्डर 3/1 है, तो यहां भी 3 रो 1 कॉलम 3/1 है। मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल होने चाहिए, A11 इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस एलिमेंट की पोजीशन बोलो सारे 1 2 या 2 1। जल्दबाजी में शुरू में गलतियां बहुत होती हैं। अब ये रो दूसरी हो गई, कॉलम पहला ही है, तो 2 1 के इक्वल होगा, यानी x प्लस जेड 5 के इक्वल होगा और y प्लस जेड 7 के इक्वल होगा। x y जेड निकालना है, कैसे निकालें? एक ही रूल है इक्वेशन सॉल्व करने का, वन वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, एक से ज्यादा वेरिएबल वाली नहीं होती। वन वेरिएबल कैसे बनाओगे? यहाँ x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, यहाँ डाल दो, x प्लस जेड 5 डालते ही y आ जाएगा। जो कर चुका है आता है, अगर आगे क्वेश्चन बचे हुए तो निकाल लो। करने को क्या होता है देखो, एनसीईआरटी लेके बैठे, एक्सरसाइज खत्म करिए, एक आधा अटक गया कोई बात नहीं, फिर इसके एग्जाम्पल करें। अभी मैं पीछे चल रहा हूँ, थोड़ा सा किसी बच्चे को समझा रहा हूँ। फिर आपने अपना PYQ निकाला और इस एक्सरसाइज के साथ के जितने क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं, अभी 15 से 20 क्वेश्चन है, होमवर्क कॉपी उठाई और उसमें PYQ ढूंढ के इसके साथ के सारे क्वेश्चन कर दिए। और जब मैंने रोका हुआ है तब आप मेरे को सुन रहे हैं, चाहे आप कर चुके हो चाहे नहीं कर चुके हो, तब आप सिर्फ मेरे को सुन रहे हैं ध्यान से। यहां तो कोई कंफ्यूजन? x प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दी मैंने, वो x प्लस जेड का वैल्यू 5 था, शिफ्ट करके y आ गया, y प्लस जेड 7 है, इसी में y प्लस जेड 7 पुट कर दो तो प्लस x इज इक्वल है 9, तो x आपका 9 माइनस 7 2 आ गया, ठीक है। और y और x आ गया तो z निकालना है, कोई z वाली इक्वेशन ले लो, x प्लस जेड इक्वल है 5, 2 प्लस जेड इज इक्वल है 5, z का वैल्यू 3 आ गया। आदत बेहतर करो, जो भी आंसर आ रहे हैं बॉक्सेस में डालो सारे बच्चे, बेटर करते जाओ अपने आप को, पुरानी आदतें भूलो मत। कोई कंफ्यूजन बच्चे? नेक्स्ट देखिए, सामने देखिए, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो पीछे तक। उसने बोला अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो ABCD निकालना है, सिर्फ सुन लो, अब मैं आगे नहीं बढ़ा रहा, ये आप खुद करोगे। देखो A11 के इक्वल होगा, a माइनस बी इक्वल -1, 2 1 के इक्वल होगा, 2a माइनस बी इक्वल है 0। प्लस माइनस की इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर लोगे, तो एलिमिनेशन मेथड डालोगे तो ये आपका -a इज इक्वल -1, यानी a का वैल्यू क्या आ गया 1, आगे सब जानते हैं, पुट कर लोगे भी आ जाएगा। SECD अब 2a प्लस c 5 के इक्वल है, यहां से आपने a निकाला होगा, पुट कर देना, शिफ्ट मार देना, c आ गया। ऐसे 3c प्लस d 13 है, यहाँ c आया होगा, पुट कर देना, शिफ्ट मार देना, d आ जाएगा। तो बेकार से ही क्वेश्चन बनेगा। कोई कंफ्यूजन है? किसी को लगता है नहीं होगा? होगा? स्किप मारो, अगला। जो बच्चे एब्सेंट थे उन्हें ध्यान से सुनना है। हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कल 6 या 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे, मैं आपको उसमें से 3 बताता हूं, फटाफट से ध्यान से सुनना। टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपने पढ़ा, मैट्रिक्स नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। एब्सेंट वाले बच्चे सुनो, पहला टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आता है रो मैट्रिक्स। ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है, एक ही रो है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, रो एक ही है, कॉलम 3 है, रो मैट्रिक्स कहते हैं। और रो एक ही है, कॉलम कितने भी है, 1/2 ऑर्डर है, एक रो है 2 कॉलम है, रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स क्लियर है? नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, एब्सेंट वाले बच्चों के लिए ध्यान से सुनना, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा कोई भी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है, रो कितनी भी हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर लिखते उल्टा पुल्टा कभी नहीं करते, ऑर्डर लिखते हैं पहले रो फिर कॉलम की काउंटिंग लिखते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, रो 3 है, कॉलम तो सर एक ही है, तो कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है जी।
रो दो है, कॉलम तो एक ही है, कॉलम मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट तीसरा टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें जितने रो हैं उतने ही कॉलम है, जितने रो हैं उतने ही कॉलम है। मान लीजिए यहाँ 2 रो हैं 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, रो और कॉलम की काउंटिंग सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कहानी क्लियर है? सामने देखो सारे बच्चे, एमसीक्यू का मार्क आंसर लगवाओ। बोलता है ए मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट, मैंने बताया था मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ए जैसे दिखाए जाते हैं, मैंने बताया था उसके ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, एम बाय एन कहते हैं। बोलता है लेकिन ये जो भी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कंडीशन बताओ। बोलो कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स में एलिमेंट पे होती है या ऑर्डर पे होता है? वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें रो और कॉलम बराबर है, यानी एम और एन क्या होने चाहिए, इक्वल। तो ऑप्शन कौन सी आ गई मेरी, सी पार्ट। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट 9th, सामने देखो, सभी सामने देखो, पेन मत चलाना भाई अब गलती से भी। ये दोनों मैट्रिक्स उसने बोला इक्वल है तो एक्स वाई जेड बता दो, ऐसे देख के हो रहा है तो कर ही देते हैं भाई। पहला एलिमेंट पहला 1 1 1 1 के इक्वल होगा, 3x + 7 = 0। शिफ्ट करोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3। ऐसे ही 1 2 1 2 के इक्वल होगा, y - 2 = 5। शिफ्ट कर दोगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। ऐसे ही 2 1 2 1 के इक्वल होना चाहिए। अब सबको बोल के बताना है, y आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या इसे आप इक्वेट करके y निकालना चाहोगे, या हो चुका है तो रहने दे? बोलो बोलो कृषिफ, निकालना चाहिए। अब मान लो निकाला, इस पोजीशन से भी y निकाला, प्रीवियस पोजीशन से 7 आ चुका है, इससे 6 आ जाए तो बोलो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है? इससे y 6 आ गया इस पोजीशन से, और दूसरी पोजीशन से 7 आ रहा है, यानी यहां तो 7 पुट करके इक्वल होगा। और मान लो इससे 6 आए, आ नहीं रहा लेकिन आए 6 इससे, तो इसमें 6 पुट करके इक्वल होगा। तो y अलग अलग कैसे हो सकता है, y का तो एक ही आंसर होना चाहिए, यानी इक्वल होने के लिए y की यूनिक वैल्यू हम नहीं ढूंढ पा रहे। ठीक है भैया, तो अब बेटर बोल दो क्योंकि आप सारे समझदार बच्चे हो और आपके लिए बहुत आसान बात है, आप कर चुके हो। मैंने इस पोजीशन से y निकाला, 7 आया। अब दूसरी पोजीशन से बोलो निकालना चाहिए कि नहीं? टाइम लगता है कई बार, मान लो या क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो निकालना चाहिए या सेटिस्फाई कराना चाहिए? सर हम अपन y 7 निकाल चुके हैं, इसमें पुट करके देख लो, 7 पुट करके इक्वल आ रहा है तो सही है, तो 7 पुट कर लिया, 7 + 1 8 8 8 के इक्वल है, ठीक ही है। मुद्दा ये नहीं है कि आप अभी नहीं कर सकते, किसी बड़े क्वेश्चन के लिए कह रहा हूं। एक बार इक्वल पर एक्स या वाई आ गया, किसी और पोजीशन से भी एक्स वाई आना है तो वहां पुट करके चेक कर लो कि पोजीशन सेम जा रही है, मेंबर सेम आ रहा है, पुट करने के बाद तो वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, और लास्ट वाला, सर एक्स तो अब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो इससे भी आ ही जाएगा, दोबारा निकाले क्या? या तो दोबारा निकाल लो या पुट करके सेटिस्फाई करा लो। अब की बारी आप यहाँ x की जगह देखो 2 - 3x, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के, और आप x तो ऑलरेडी कर चुके हो -7/3, तो -7/3 डालो। क्या राइट साइड आ रही है आपकी? तो ये तो -5 आ रहा है, जबकि राइट साइड क्या है, 4, यानी x की उस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकता। यानी अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो हम x y की वैल्यू नहीं ढूंढ सकते। ठीक है भैया, तो क्या ऑप्शन आएगी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। कोई कंफ्यूजन? किसका गलत हुआ वो बता दो बस, किसी ने तो करा होगा। दिक्कत है तो बोल जरूर लो। मैं कह रहा हूं यहां तो आप इस पोजीशन से भी x निकाल ही लेते हैं और इससे भी निकाल लेते हैं, x सेम नहीं आया तो इक्वल कैसे होगा? एक ही x है जो डालोगे तो मैट्रिक्स इक्वल हो जाना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। सारे सामने आओ, 1 मिनट और लगा लेते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा हल्के में ले लिया हमने क्वेश्चन, सबने ले लिया। मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं फंसाने की कोशिश कर लेता हूं, दम हो तो जवाब दो। मैं इस 1 1 पोजीशन को इक्वेट करके x - 7/3 निकाल चुका हूं, इस 2 2 पोजीशन को इक्वेट करके 2 2 पोजीशन को इक्वेट करके, ठीक है, मैं x निकाल सकता हूं, और लो मैंने निकाल दिया, इसको राइट शिफ्ट कर दिया, इसको लेफ्ट ले आता हूं, 2 - 4 - 2, x की वैल्यू -2/3 आ जाएगी। कौन बच्चा बताएगा नहीं सर x निकल नहीं सकता, वजह के साथ? बढ़िया बच्चे से पूछ लेते हैं, 2 वजह पूरे बैच को सुननी चाहिए। x तो आया है, x 7/3 भी आया, -2/3 भी आया, ऐसा बोल देते हैं, मेरे क्वेश्चन और क्लियर कर देता हूं, ऐसा बोल देते हैं x दोनों है, x ये भी x वो भी है, क्या दिक्कत है दोनों बोलने में?
थोड़ा बेटर बोलो, बट बोल तो सही रहा है, दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। थोड़ा रो वर्ड दो कि सबको अच्छे से क्लियर हो जाए, जिसको थोड़ा कम भी आ रहा हो। कोई भी बोल दो पूरे बैच में। पावर से तो क्या ही मतलब है सर? अगर आपने कहा कि मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए x माइनस 7/3 है, तो आप अपनी बात पे टिकोगे तो सही ना, कि -7/3 पुट करने में मैट्रिक्स इक्वल है, तो यहां पुट करोगे तो इक्वल आएगा, लेकिन यहां पुट करोगे तो इक्वल, यानी आपका -7/3 फेल हो गया। भाई एक ही चीज पुट करोगे तो हर जगह पुट करोगे ना। ठीक है, राम अच्छा है तो राम जहां बैठा हर जगह अच्छा होना चाहिए। ठीक है भैया, यहाँ एक्स पुट कर रहे हैं तो इक्वल आ रहा है, यहाँ पुट कर रहे हैं वही वाला एक्स तो नहीं आ रहा है इक्वल। ऐसे ही थोड़ा बेटर सोच लेना, नहीं तो फंस जाओगे अच्छे क्वेश्चन में, तो बेकार बेकार क्वेश्चन है। -2/3 पर अगर ये इक्वल है तो -2/3 हर जगह ही पुट करना पड़ेगा ना, और इक्वल आना चाहिए। यहां पुट करके -2/3 इक्वल बन जाएगा, 4 बन जाएगा, लेकिन यहाँ -2/3 पुट करके 0 बनेगा ही नहीं, तो उस पर भी इक्वल नहीं है। सोच आप यही रहते, लेकिन बोलना और बेहतर करना उसे आना चाहिए। कोई दिक्कत है? कांट बी पॉसिबल। नेक्स्ट बढ़े आगे। आपके सारे स्कूलों में जो शेयर क्वेश्चन है एनसीईआरटी में मार्क कर लेना। इस एक्सरसाइज से कोई भी क्वेश्चन नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता किसी एग्जाम में आ जाए, लेकिन इसके बिना बोर्ड का पेपर भी नहीं बनेगा। लिखो, इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन बच्चे आंसर कर चुके, सोच के कर चुके? 512। ठीक है, सामने देखते रहिए, इजी बहुत है, लेकिन सभी देख लीजिए। रोक दो भाई, रोक दो। उसने बोला एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए रो 3 चाहिए, कॉलम 3 चाहिए, मतलब टोटल 9 एलिमेंट लिखने हैं। बोलते कितने अलग अलग तरह के मैट्रिक्स बना सकते हो? तो एक बच्चा बोल रहा है सर बना के देखते हैं ना। किसी भी एलिमेंट पे 0 भी लिख सकते हैं, बोला हुआ उसने, किसी भी पोजीशन पे 1 भी लिख सकते हैं। तो हम रैंडम अपने तुक्के मारने शुरू करते हैं, 0 1 जो मर्जी जहां मर्जी लिख दो। तो कोई एक मैट्रिक्स बना लिया किसी ने लिख के, फिर दूसरा बना रहा है, फिर तीसरा बना रहा है, बोल रहा है मैं बताऊंगा कितने बनेंगे। ऐसे थोड़ी होता है भाई, ये तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम हो गया। ये पोजीशन 0 और 1 से भरनी है, ये भी 0 और 1 से भरनी है, इसके तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, बहुत सारे परमोटेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस बना के थोड़ी ढूंढ पाऊंगा। तो ध्यान से सुनना, इसको छोड़ दो इसी वक्त, पुराना याद दिला रहा हूं, परमोटेशन कॉम्बिनेशन 11th क्लास। एक छोटी सी बात, मेरे पास ये जो मार्कर है अलग अलग तरह के, मेरे पास 3 मार्कर है। जिन बेंचेस पे आप बैठे हो अलग अलग तरह के मेरे पास 4 बेंचेस हैं। मेरे को 3 मार्कर में से एक मार्कर सेलेक्ट करना है, 4 बेंचेस में से एक बेंच सेलेक्ट करना है, एक मार्कर एंड एक बेंच सेलेक्ट करना है। कितने तरीकों से होता है? 11th में कैसे करते थे? सीधा आंसर बोलो, अभी बोलो कितने तरीकों से पॉसिबल है। दोबारा कंसेप्ट से चलते हैं। सर 3 मार्कर में से एक मार्कर उठाना है, या तो पहला मार्कर ले लो या दूसरा या तीसरा। मार्कर उठाने के कितने तरीके हैं? 3। 4 बेंचेस में से कोई भी एक बेंच उठाना है, या तो पहला उठा लो या दूसरा या तीसरा या चौथा। तो एक बेंच उठाने के कितने तरीके हैं? 4। और बीच में क्या है? एंड का मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सारे वेज आपस में क्या होंगे, यानी टोटल कितने तरीके हैं। किसी को इस रूल पर दिक्कत है? इसको और अच्छे से बोला जा सकता है अगर आपने 11 ठीक से ना पढ़ी हो। है कोई कंफ्यूजन इस बात पे? ये क्लियर है? अब बताना, पहली पोजीशन भरनी है, क्या क्या भर सकते हो पहली पोजीशन पे आप? A11 क्या क्या लिख सकते हो? या तो 0 या पहली पोजीशन 0 1 कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के कितने तरीके? 2। जैसे मार्कर उठाने के कितने तरीके? 3। दूसरी पोजीशन 1 2, उसको लिखने के भी कितने तरीके? वहां भी 0 लिखो चाहे 1 लिखो, उसको लिखने के भी कितने तरीके? 2। ऐसे ही तीसरी पोजीशन 1 3 लिखने के भी कितने तरीके? 2। सर सारी पोजीशन लिखने के 2 2 तरीके, बार बार कहाँ कहोगे यार? इसको लिखने के भी 2 तरीके, इसको भी 2, इसको भी 2, सबके 2। और टोटल तरीके कितने? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सारे 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो बोलो 2 कितनी बारी आया आपके पास? 9 बारी, यानी ये 2 की पावर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, 2 की पावर 9 आंसर कितना आ जाएगा? कौन सा आंसर आया? कुछ मत करना, सामने देखो, क्वेश्चन पलट देता हूं। 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, 0 1 2, हर पोजीशन पे तीनों एलिमेंट में कोई भी लिख सकते हो। कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं? फटाफट आंसर बोलो। 2 की पावर, बोल दो, तो आप बोल दो, बदलना है तो बदल के बोल दो। सर पहला एलिमेंट भरने के कितने तरीके? चाहे 0 लिखूं, चाहे 1 लिखूं, चाहे 2। पहला पोजीशन भरने के कितने तरीके? 3। दूसरा भरने के, रिपीटेशन के लिए मना नहीं किया, रिपीट भी कर सकते हो। दूसरा भरने के कितने तरीके? 3 3 3 3 3। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड RS, भरनी सारी पोजीशन है।
तभी बनेगा 2/3 ऑर्डर का। सभी पोजीशन भरनी है, बीच में एंड आ रहा है, सारे तरीके मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 कितनी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 बारी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 6। कोई दिक्कत है किसी को भी? करो। टू की पावर 9, 512। कोई कंफ्यूजन? असाइनमेंट एक ही बारी में उठाऊंगा, अभी इतना काम हुआ नहीं कि मैं असाइनमेंट की प्रॉब्लम लेना शुरू करूं या उसको डिस्कस करना शुरू करूं। बहुत छोटी छोटी बातें चल रही हैं, मैं अभी कम से पढ़ाता हूं आप लोगों के। किसी को स्क्रीन क्वेश्चन पे कंफ्यूजन थी 512 तो बोल दीजिए। सामने देखिए, हेडिंग लिखिए ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस लिख लीजिए। मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनना। आपने थोड़ा भी कहीं एक नजर भी देख ली, एनसीईआरटी पलट के देख ली, किसी भी टीचर को 5 मिनट सुन लिया तो अपने भी पता लग जाएगा। किसी से ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आसान चैप्टर है कि मैट्रिक्स ऐड कैसे होते हैं, मैट्रिक्स माइनस कैसे होते हैं, कोई खास बात नहीं है। लेकिन अब अगर किसी टीचर से सुन ही रहे हो तो थोड़ा ध्यान से सुनना कि खास कुछ नहीं है तो क्या ये पेपर में आने वाला है? नहीं, जो आप पढ़ के ही समझ सकते हो वो तो पेपर में नहीं आने वाला। जो पेपर में आने वाला है क्यों किसी के कहने से ही ठीक होगा। जैसे आप में से कोई भी मैट्रिक्स एडिशन समझता है तो कोई खास बात नहीं है, आपने थोड़ा भी पढ़ रखा हो तो वो बच्चा हाथ खड़ा कर दो, मैं मैट्रिक्स एडिशन पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जवाब दे देना, घबराना मत। एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, नहीं तो हमारी फोकस नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। क्योंकि कईयों को आता है, किस किस को मैट्रिक्स ऐड तो करना आता है? क्या मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होती है? ठीक है, अभी नहीं आता हमें, मैं कह रहा हूं पढ़ लो, आप 10 दिन तक पढ़ लो। मैं नॉर्मल जैसे कोई भी पढ़ाते हैं वैसे वैसे पढ़ाऊंगा। आप सारे क्वेश्चन कर रहे हो, ये PYQ भी कर रहे हो, NCERT भी कर रहे हो, फिर भी 1 नंबर का ये क्वेश्चन तो गया आपका, ना PYQ में है ना NCERT में है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, इसलिए कह रहा हूं है बहुत आसान, 90% पढ़ोगे खुद भी पता होगा, लेकिन गैप को ढूंढने की कोशिश करनी है कि भैया एक्स्ट्रा क्या बताएगा। ठीक है, वो बाद में आपको अपने आप क्लियर होता रहेगा, अभी सुनते रहना। सबसे पहले हमें सीखना है मैट्रिक्स के ऑपरेशन सीख रहे हैं। सर ये ऑपरेशन क्या होता है? यार हमने 10th क्लास तक जब मैथ्स पढ़ी थी तो हम सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर। हम नंबरों के ऑपरेशन जानते हैं, 2 नंबर प्लस हो सकते हैं, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 2 नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 2 नंबर माइनस हो सकते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नंबर सिस्टम पर अपने आप में क्या है? ऑपरेशन। 11th क्लास में हमारे टॉपिक और बड़े, कुछ और चीजें हमारे सामने क्रिएट हुई, जिसमें हमने 11th में कहीं पढ़ा था सेट्स, डिफाइनेबल मेंबर की कलेक्शन सेट्स है। तो सेट्स पे 2 सेट्स ऐड नहीं किए जा सकते, तो सेट्स पे हमने ऑपरेशन पढ़े, 2 सेट्स का यूनियन किया जा सकता है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन किसे कहते हैं वो समझो। 2 सेट्स का इंटरसेक्शन निकाला जा सकता है, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला जा सकता है, ऑपरेशन है। तो मैट्रिक्स अब कोई नंबर तो नहीं है ना, मैट्रिक्स कोई सेट्स तो नहीं है ना, नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना। तो मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन डिफाइंड है? 2 मैट्रिक्स को ऐड किया जा सकता है सर्टेन कंडीशन पूरा होने पे, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने तो ऐड किया जा सकता है। 2 मैट्रिक्स को माइनस किया जा सकता है कंडीशन पूरा होने पे, कंडीशन अभी बोलूंगा। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है कंडीशन पूरा होने पे, ये खास होता है बहुत शुरू के लिए। 2 मैट्रिक्स को आपस में डिवाइड कभी भी नहीं किया जा सकता, 2 मैट्रिक्स की डिवाइड पॉसिबल नहीं है। पहली बात क्लियर है? 4 बातों में से 3, प्लस माइनस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, वो भी कंडीशन पूरा होने पे। किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को आप ऐड कर लोगे नहीं, माइनस कर लोगे नहीं, मल्टीप्लाई कर लोगे नहीं, कुछ खास कंडीशन पूरा हो कर सकते हो। डिवाइड 2 मैट्रिक्स को हम कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तो अब ऑपरेशन में हमें 3 ऑपरेशन पढ़ने हैं। प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, मल्टीप्लाई कब होगा, और कब होगा एक बात, और कैसे होगा दूसरी बात। ठीक है, तो 2 मैट्रिक्स ऐड कैसे होते हैं या माइनस कैसे होते हैं? एडिशन भी पकड़ लो और इसी में सब्ट्रैक्शन भी पकड़ लो, 2 बार ही लिखना नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, सिंपल बात। मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैंने एग्जांपल दिया 2 3 4 5, दूसरा मैट्रिक्स कोई भी रैंडम मैट्रिक्स लिख देते हैं 6 7 8 9। 2 मैट्रिक्स ऐड बैक कब होते हैं? जब उनके ऑर्डर सेम हो। एलिमेंट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसका ऑर्डर 2 by 2 है, उसका ऑर्डर भी क्या है, तो ऐड भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो।
बोलो सारे दो मैट्रिक्स कब ऐड या कब माइनस हो गए जब उनके ऑर्डर सेम हो, पक्का ऐड होंगे, पक्का माइनस होंगे, ऑर्डर अलग अलग है, आप ऐड माइनस नहीं कर सकते। सर कैसे करेंगे ऐड? मान लो इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, सिंपल है, मैं नहीं भी बताऊंगा आप भी कर दोगे ऐड। तुक्का क्या मारेगा बच्चा? पहले में पहला, थोड़ा बेटर बोलेगा कॉरस्पॉन्डिंग में कॉरस्पॉन्डिंग, और बेटर बोलेगा 1 1 में 1 1, 1 2 में 1 2, 2 1 में 2 1, 2 2 में 2 2 ऐड होगा, कॉरस्पॉन्डिंग में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा। तो 2 + 6 क्या हो जाएगा? 8, 3 + 7 8, 4 + 8 12, 5 + 9 14। और दो मैट्रिक्स माइनस कैसे होते हैं? ऑर्डर सेम होना चाहिए। माइनस का भी वही तरीका है, कॉरस्पॉन्डिंग में कॉरस्पॉन्डिंग माइनस कर दो। 2 - 6 -4, साइन का ध्यान देना, उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते आप। प्री मैट्रिक्स ए है तो पहले ए का ही एलिमेंट उठाना है, पोस्ट मैट्रिक्स बी है बाद में बी का ही उठाना है, ठीक है। और ऑर्डर में माइनस करना है, साइन माइनस का क्रिएट होगा तो होगा। 1 1 में 1 1 माइनस होगा, 2 - 6 क्या आया? -4। आगे आप बोलना शुरू करो, 3 - 7 -4, 4 - 8 और 5 - 9, ठीक है भैया। किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए, ठीक है। तो बोलो दो मैट्रिक्स कब ऐड होते हैं? जब उनके ऑर्डर, ठीक है। तो पहले एक थ्योरी लिखो, फिर दो एग्जांपल डालो, काम को खत्म करो, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में पहला दो ऑपरेशन इकट्ठे लिखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिक्स कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, टू मैट्रिसेस कैन बी ऐड or subtract if their order are same. Two matrices can be add or subtract if their order are same। और ये थ्योरी ऐसी है, दोबारा कभी नहीं पढ़नी पड़ती भाई, ये तो पहली बार ही पढ़ा और क्लियर हो गया कि ऐड कब होगा, माइनस कब होगा, जब उनके ऑर्डर सेम हो गए। एक एग्जांपल पास कर लो, ये भी लिख के ऐसे ही, प्लस करके देख लो, माइनस करके देख लो। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, बोलते रहना, कुछ भी पूछना हो इससे रिलेटेड जो चल रहा है पूछ लीजिएगा। बहुत जल्दी हम बेटर पहुंच जाएंगे। अभी ना थोड़ा सा आसान, मतलब ज्यादा आसान चल रहा है, ज्यादा आसान भी बड़े बच्चे को पढ़ा दो ना थोड़ा बोरिंग महसूस कर रहा होता है, लेकिन मैं कोई चीज छोड़ तो नहीं सकता, सब बताऊंगा ही आपको, ठीक है भैया। थोड़ी देर में बेटर शुरू हो जाएगा, फिर मजा आना शुरू हो जाएगा सबको। अब ध्यान से सुनना, जबरदस्त बात है, बहुत ध्यान से सुनना। ये अनएड्रेस रह जाता है हम टीचरों से आप लोगों को पढ़ाने में, और आप बच्चे कोई भी बढ़िया से बढ़िया किताब लेके पढ़े, हर किताब में लिखी है पॉइंट जो मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन बच्चों से छूटता है। और इसका क्वेश्चन जब 1 मार्कर आता है तो वो सभी गलत कराते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैथ्स में एक ऑपरेशन होता है कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, एक ऑपरेशन होता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, ठीक है। स्पेलिंग बाद में चेक करूंगा, अभी सुनते रहो, ठीक। तीसरा एक होता है कि उस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। आप अपनी जिंदगी में ये बात नहीं सीखने वाले किसी से भी यूजुअली, इस वजह से हमें कई चीजें रटनी पड़ेंगी। जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट किसी से भी नहीं सुन पाएंगे किसे कहते हैं, तो फिर रटाना पड़ेगा मेरे को भी या किसी और को भी, अगर हम ये ना पढ़े। एक होता है इन्वर्टेबल एलिमेंट, इन्वर्टेबल एलिमेंट, ठीक है, जैसे हम इनवर्स भी कहते हैं। पूरे पूरे चैप्टर हैं इससे रिलेटेड मेरे पास, ठीक है। एक मिनट, कल मैंने आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाया किसे कहते हैं। जितना मर्जी पढ़ते रहो, जिस मर्जी को सुनते रहो आप, यूजुअली मेरे को भी सुनते रहो, बस अभी वाला मत सुनना, बस ध्यान से। तो बस वही ध्यान रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसे एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए और सारे डायगोनल एलिमेंट सेम, और क्या होने चाहिए 1। क्वेश्चन तुम्हारे सारे ही हो रहे हैं, अटक कुछ नहीं रहा, ठीक है। लेकिन तुम्हें रटाया ही तो हमने कल कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट सारे सेम और 1 ही होने चाहिए, बाकी 0 होने चाहिए। इससे ज्यादा कंसेप्ट तो नहीं है ना तुम्हारे पास, ठीक है भैया। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअली उसका एक मतलब है, उस मतलब से वो क्रिएट हुआ कि उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहा जाता है, वो भी पता है तो तुम अनोखे हो, ठीक है। एक एक करके शब्द दे रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुनो। नंबर सिस्टम आपने मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में कहीं पढ़ना शुरू कर दिया था। नंबर किसे कहते हैं, नंबर लाइन पर आने वाली जो भी वैल्यूज है वो सारे नंबर है। जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ा तो उसके बाद हमने नंबरों का एडिशन पढ़ा, ठीक है। और पहली बारी जब आपने एडिशन पढ़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस भी क्लास में, 2 नंबर ऐड करने सीखे, तो एनसीईआरटी की किताब ने आपको बताया नंबर सिस्टम का एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है या नहीं होता।
एनसीईआरटी की उस फर्स्ट सेकंड क्लास ने बताया आपको कि नंबर सिस्टम एसोसिएटिव होता है कि नहीं होता। एडिशन पे नंबर सिस्टम का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? एडिशन पर नंबर सिस्टम का इन्वर्टेबल एलिमेंट पॉसिबल है या नहीं है, और अगर है तो क्या है? ये सब उस किताब ने लिखा था, बहुत ध्यान देना, और हमने कभी नहीं पढ़ा। 11वीं क्लास आप पढ़ के बैठे हो, खुद भी पढ़ के बैठे हो, मेरे से भी पढ़ के बैठे हो, स्कूल टीचर से भी पढ़ के बैठे हो। आपने नई चीजें पढ़ी, सेट्स, ए और बी कोई दो रैंडम सेट लिख देता हूं मैं, या ए कोई रैंडम सेट लिख देता हूं। ध्यान से सुनना, दो सेट्स का यूनियन, यूनियन एक ऑपरेशन पढ़ा, सेट्स एक नई चीज आ गई, यूनियन एक ऑपरेशन आ गया। तो दो सेट्स का यूनियन कॉम्पिटिटिव होता है कि नहीं होता? एसोसिएटिव होता है कि नहीं होता? उनके यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर है तो क्या है? ठीक है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल है तो उनका इन्वर्टेबल है तो क्या है? मैं सिर्फ शब्द दे रहा हूं, अभी ये कंफ्यूजन है बहुत सारी। तो कोई भी नई चीज पढ़ी और उसका ऑपरेशन पढ़ा तो उसमें भी मैथ्स में ही एक्सप्लोर करना ही होता है कि वो ऑपरेशन, उस नई चीज का जो भी ये नया ऑपरेशन है, ये कॉम्पिटिटिव है या नहीं है, ये एसोसिएटिव है या नहीं है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या है, इसका इन्वर्टेबल एलिमेंट है तो क्या है। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? सिर्फ वर्ड वर्ड दिमाग से देखो कि कोई भी नई चीज का नए ऑपरेशन में ये चीजें चेक करनी पड़ती हैं, ये सारी खूबियां उनके अंदर पूरी हो तो कहा जाता है भाई तू फुल प्रूफ है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने इन्वेंट किया है, ये हर जगह यूज किया जा सकता है, एक यूनिवर्सल बात है। इनमें कोई भी एक आधी चीज की कमी रह जाए तो प्रॉपर्टी तो बनी हमारी, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं हो पाएंगी, ये लिमिटेशन के साथ यूज होंगी, ये चैप्टर, ये टॉपिक। ठीक है भैया, तो अब किसी ने मान लो बहुत रिसर्च करके बनाया होगा मैट्रिक्स इसे कहते हैं, ठीक है भैया, अब वो मैट्रिक्स को चेक करेगा, वो मैथमेटिशियन मैट्रिक्स कैलकुलेशन एडिशन पे कॉम्पिटिटिव होती है क्या? वो चेक करेगा पहली बारी में, क्या एसोसिएटिव होती है क्या, क्या उनका आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल है, क्या उनका इन्वर्टेबल एलिमेंट पॉसिबल है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ बनेगी और बहुत जगह अलग अलग ब्रांचेस में हम इसे यूज कर पाएंगे, नहीं तो यूज नहीं कर पाएंगे हर जगह। ये बात क्लियर है? मोटे तौर पर बताया। अब कॉम्पिटिटिव क्या होता है? देखो, नंबर सिस्टम आप सबने बहुत पहले कभी पढ़ रखा है, छोटी क्लास में शब्द हमें बताया नहीं बताया, लेकिन सेकंड क्लास में मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने मुझे याद कराया, रटाया मेरे को, बेटा 2 + 3 अगर 5 होता है तो 3 + 2 भी, तो बार बार मत चेक करा कर, कहीं ना कहीं किसी ने कह दिया होगा ना 2 + 3, तो टैली बार डाल डाल के ऐड कर रहे हो, फिर 3 + 2 आया दोबारा ऐड कर रहे हो, तीसरी चौथी आते आते मम्मी पापा ने बोल दिया 2 + 3 3 + 2, उल्टा पुल्टा तो एडिशन सेम होता है, बार बार क्यों कर रहे, डायरेक्ट कर। ठीक है भैया, तो इसे कहते हैं उल्टी पुल्टी कैलकुलेशन सेम है। नंबर सिस्टम पे ऑपरेशन क्या था? प्लस, नंबर सिस्टम पे एडिशन क्या होता है? कॉम्पिटिटिव, इसे कहा जाता है। तो आज हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं या मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं? मैट्रिसेस में ध्यान देना, एडिशन कॉम्पिटिटिव होती है, दो मैट्रिक्स ए और बी, ए प्लस बी ऐड करो या बी प्लस ए ऐड करो, ऑलवेज रिजल्ट क्या आएगा? सेम। ये कहानी क्लियर है भैया? हर ऑपरेशन के बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता। नंबर सिस्टम चेक करो, नंबर सिस्टम पे सब्ट्रैक्शन दूसरा ऑपरेशन है, ठीक है, दो नंबरों को माइनस किया, 2 - 3 दैट इज -1, तो उल्टा करके माइनस करोगे तो रिजल्ट सेम आएगा या अलग आएगा? यानी किसी छोटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि सब्ट्रैक्शन नंबर सिस्टम पर कॉम्पिटिटिव नहीं होता। ये बात क्लियर है भैया? खैर, मैं अभी एडिशन के लिए बता रहा था, एडिशन मैट्रिसेस का क्या होता है? कॉम्पिटिटिव। ठीक है भैया, एक बारी बताना, सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस का खुद सोचो, a - b करो या b - a करो, दो मैट्रिक्स सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यानी सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्योंकि जब आप 2 - 6 करोगे तो दैट इज -4, और 6 - 2 करोगे दैट इज +4, साइन का ही फर्क है। ठीक है भैया, तो सब्ट्रैक्शन पर दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटिटिव नहीं होता। ये बातें हम सिर्फ एडिशन पर लिख रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? आप नंबर सिस्टम बहुत समझते हो, देखो बहुत छोटी छोटी क्लासों में ना आपने ऐसे ऐसे कुछ पढ़ा, पहली बारी ये कैलकुलेशन आई एक पार्ट, फिर दूसरी बारी ये कैलकुलेशन आई, ठीक है, बच्चे को यही नहीं पता होता, पता नहीं करा क्यों रहे हैं, बस उसको ये सिखा दिया जाता है बेटा पहले बॉडमास रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होकर सिंगल नंबर बन जाए तो ब्रैकेट खुल जाएगा, फिर आगे की कैलकुलेशन कर लेना। तो आपने बस बॉडमास रूल का ध्यान दिया, किसी ने रटा दिया 3 4 12, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर 12 में 2 मल्टीप्लाई कर दिया 24 आ गया, फिर दूसरा पार्ट आया, आपने कहा पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 3 6 6 4 24, आंसर तो चलो सेकंड पार्ट में भी सेम ही आ गया। ठीक है, फिर एक तीसरा पार्ट भी वो दे ही देता है, बताओगे ये क्या इक्वल है? ठीक है, तो बच्चा फिर बॉडमास रूल, पहले ये मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर इसे सॉल्व कर रहा है, पहले ये मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर इसे सॉल्व कर रहा है, आंसर सेम आ रहा है, तो बस आ गया इक्वल उसके लिए। लेकिन यहाँ नंबर सिस्टम पे मल्टीप्लाई एसोसिएटिव प्रूफ हो गई, यानी तीन चीजों को आप मल्टीप्लाई पर सॉल्व कर रहे हो। बॉडमास रूल की इंपॉर्टेंट है, पहले आपने सेकंड थर्ड पर मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाया, बॉडमास रूल ब्रैकेट सॉल्व किया, और फिर बाद में उसको फर्स्ट के साथ सॉल्व किया। यहाँ पहले फर्स्ट सेकंड को सॉल्व किया और बाद में थर्ड को किया। ठीक है, लेकिन आगे पीछे ऑपरेशन लगाने से रिजल्ट अलग नहीं आया, क्या आया? सेम। तो हमने बोल दिया नंबर सिस्टम पे मल्टीप्लाई क्या होती है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव वर्ड क्लियर है?
यूनियन में भी आपने सेट चैप्टर में भी पढ़ा है, ए यूनियन बी ब्रैकेट फिर यूनियन सी, फिर ए यूनियन फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी, सेट चैप्टर में भी पढ़ा है। तो एसोसिएटिव होता है यूनियन। ठीक है, वापस आ जाओ। तो मैट्रिक्स में क्या एडिशन एसोसिएटिव होता है? क्या एडिशन एसोसिएटिव होता है? माइंड से चेक करो भैया, हर चीज को मैं ऐड करके ही दिखाऊं तभी पता लगेगा। मैट्रिक्स 3 है, ए बी सी मान लीजिए, तो एसोसिएटिव में 3 कंटेक्स्ट, 3 चीजें, 3 सेट्स, 3 मैट्रिसेस लिखूंगा मैं। बाद वाले तो ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस है, बी और सी पहले ऐड करोगे जो आएगा उसमें ए ऐड करोगे, या ए और बी पहले ऐड करोगे जो आएगा उसमें सी बाद में ऐड करोगे। बोलो आंसर अलग आना चाहिए, सेम आना चाहिए? सर प्लस में तो कोई साइन वाइन तो कोई चेंज होते नहीं, सारे नंबर आगे पीछे करके एडिशन जब नंबरों की सेम है, कॉम्पिटिटिव नंबरों की एडिशन जब एसोसिएटिव होती है, तो मैट्रिक्स की एडिशन भी, क्योंकि होने तो नंबर ही ऐड है, एसोसिएटिव भी बैठेगी। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है किसी को भी? आइडेंटिटी एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अभी थोड़ी सी फाइट मार लेना। आइडेंटिटी एलिमेंट, ए का आइडेंटिटी एलिमेंट, जबकि एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, का आइडेंटिटी एलिमेंट कोई भी बताओ। पहली बात, ये कोई नंबर नहीं होगा, ये कोई मैट्रिक्स होगी। तो आप जो भी बोलना चाह रहे हो थोड़ा सोच के बोलो। अब बताओ, ए का एडिशन पर जिसको पता है वही बता सकता है। नहीं, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप थोड़ा सोचना। नंबर सिस्टम आप सारे समझते हो, जैसे 3 एक नंबर है, मल्टीप्लाई आप सब समझते हो, एक ऑपरेशन है, ये कई चैप्टरों में यूज होगी ये बात। अगर आप कंसेप्ट से पढ़ने बैठोगे, आप रटने नहीं बैठोगे, तो ध्यान से सुनना जरा। हम ये आइडेंटिटी एलिमेंट टाइम गैप पे भूलते रहेंगे, ये समझ लेना। मैंने आज कोई प्रॉपर्टी समझा दी, समझ में आ जाएगी, आप इवन मेरे को भी समझा दोगे, लेकिन 1 महीने बाद मैं दोबारा ये बात करूंगा, आप थोड़े थोड़े भूले होंगे, जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि आपको पहले से ही आता है, इतना रट चुके हो तुम, बस नाम से नहीं पता तुम्हें। 3 एक नंबर का मल्टीप्लाई पे आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है। तो 3 का मल्टीप्लाई पे आइडेंटिटी एलिमेंट वो कोई नंबर है, पता नहीं क्या, लेकिन ऐसा नंबर है जिसे आप बाद में रख के मल्टीप्लाई करो कि पहले रख के मल्टीप्लाई करो, एक तो आंसर सेम आए और वापस 3 आ जाए। ऐसे नंबर को 3 का मल्टीप्लाई पे आइडेंटिटी एलिमेंट कह देंगे। मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, तो बोलो 3 की किससे मल्टीप्लाई कराऊं मैं, कि बाद में रखूं उसे या पहले रखूं, आंसर सेम आए और 3 ही आ जाए, बोलो क्या? 1। ये है 3 का मल्टीप्लाई पे आइडेंटिटी एलिमेंट। तो भैया मैं कह रहा हूं, जब हम कंसेप्ट से थोड़ी थोड़ी जिद करेंगे यार, ये चीज ना हमसे कंसेप्ट से आ जाए, ठीक है? तो ये मैंने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये तो अभी बहुत आते नहीं है, तो शायद हम थोड़ा थोड़ा भूले, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। अभी एक एग्जांपल, जब सारा टॉपिक हो जाए तो एक एग्जांपल लिखना कि नंबर सिस्टम पे 3 का मल्टीप्लाई पे आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना हो तो ऐसे ढूंढते हैं, ठीक है भैया? तो ये बात सोचते ही आप कभी भी टॉपिक को जिंदा कर दोगे, कोई नया ऑपरेशन नई चीज बोलती है, अपने आप सोच के आंसर मार्क कराओगे। अब मैं कह रहा हूं एक मैट्रिक्स है, एडिशन ऑपरेशन में अभी आपको पढ़ा रहा हूं, एडिशन पे आइडेंटिटी एलिमेंट बता दे, तो एक ऐसा मैट्रिक्स बताना है कि बाद में रख के ऐड कर दो कि पहले रख के ऐड कर दो, उल्टा पुल्टा, एक तो आंसर सेम आए और आंसर वापस क्या है? ए। तो बोलो ए में मैं क्या ऐड करूं कि बाद में रख के ऐड करूं कि पहले रख के ऐड करूं, वापस ए आ जाए? उस मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट होना चाहिए या सारे जीरो होने चाहिए? सर ये जो भी मैट्रिक्स है ना, ये आप जीरो मैट्रिक्स लिख दो, तो वो एलिमेंट ऑर्डर तो सेम होगा तभी ऐड होगा, नहीं तो एडिशन पॉसिबल नहीं है। मान लो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसे भी 2x2 ऑर्डर का बनाओ और सारी जीरो कर दो, तो जीरो ऐड होके तो वो मैट्रिक्स सेम रह जाएगा। और चाहे बाद में रख के ऐड करो चाहे पहले रख के ऐड करो, मैट्रिक्स तो सेम ही आएगा। तो बोलो ए का एडिशन पर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? कोई भी मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है? जेड ऐसे लिखता हूं मैं, जीरो मैट्रिक्स है। ये कहानी क्लियर हो गई भैया? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को भी? इन्वर्टेबल अभी 1 मिनट में बताऊंगा, आप पहले यहाँ तक के कंसेप्ट बना लो, ठीक है भैया? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ऊपर हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन कॉम्पिटिटिव होता है, उल्टा पुल्टा सेम रिजल्ट आता है। एडिशन एसोसिएटिव होता है, शिफ्ट 3 चीजों में ऑपरेशन को शिफ्ट करो ब्रैकेट डाल डाल के, सेम रहता है। आइडेंटिटी एलिमेंट, ए का आइडेंटिटी एलिमेंट, ए में कौन सी मैट्रिक्स पोस्ट या प्री ऐड करें कि वापस ए आ जाए, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। सोच के करना, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा सोचना, फिर कह रहा हूं अनोखे बनोगे। नंबर कितने आएंगे हमें आपके नहीं पता, लेकिन आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया रहेगी।
1000 बच्चों से लड़ाई लड़ जाना, ये नहीं बता पाएंगे जब मैट्रिक्स में 100 में से 100 ले जाए। अटेंडेंस शीट किसी के पास नहीं आया तो बता दीजिए। आपका नाम इसमें रिटर्न ना मिले, कल प्रेजेंट है तो मिलेगा, ठीक है, तब गड़बड़ नहीं करना। आज फर्स्ट क्लास है तो नीचे लास्ट में लिख के फिर प्रेजेंट लगा देना, साथ साथ पास कर दो। जो पॉइंट आपको दोबारा रिपीट करवाना है बोल लीजिए, जिसमें कोई कंफ्यूजन हो, आप सोच ना पा रहे हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एक टॉपिक भाई जी, अगर कंसेप्ट से सीखना है तो यही चीज की जरूरत है। इन्वर्टेबल एलिमेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बड़े आराम से समझ में आएगा। इन्वर्टेबल एलिमेंट सुनो, लिखिएगा सबने, अगर बीच में हो तो रुक जाओ 1 मिनट। देखिए आप तो स्टूडेंट हो, पहली बार ही कर रहे होंगे ये चीजें, मेरे को तो 30 साल हो गए बोलते बोलते, रट नहीं रखा है। अभी भी मैं नेक्स्ट जो भी बोलने जा रहा हूँ रटा हुआ कुछ नहीं है, ठीक है, हर बार ही भूल जाता हूँ, ऐसे मानो मेरे को कुछ नहीं पता इन्वर्टेबल एलिमेंट इसका क्या है। अभी जितनी देर आप लिख रहे थे मेरे को कुछ छोटा सा पता है, मैंने सोचा है अब ऐसे बोलूंगा, अब इनको ऐसे समझा दूंगा। आपको भी बस उतना ही पता होना चाहिए, टाइम गैप पे हम भूल जाते हैं। हमें बस मल्टीप्लाई नंबर सिस्टम बड़ा अच्छा पता है, शब्द पता हो ना पता हो, ऑपरेशन सारे आते हैं आपको, एक एक बच्चे को आते हैं। उसी पे आप हमेशा किसी भी नई चीज का आइडेंटिटी एलिमेंट इस एग्जांपल से याद करोगे कि यार नंबर सिस्टम में मेरे को आइडेंटिटी पर ही पकड़ना, अभी उसी से इन्वर्टेबल समझा सकता हूं मैं आपको। 3 का मल्टीप्लाई पे आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा है जैसे पोस्ट मल्टीप्लाई करो या प्री मल्टीप्लाई करो, आंसर वापस 3 आना चाहिए जो कि 1 है, ठीक है, इतना याद रहेगा ना आपको। तो अब आपको किसी ने पूछा ए का एडिशन पर आइडेंटिटी एलिमेंट बता दे, ऐसा एलिमेंट है बाद में रख के ऐड कर, पहले रख के ऐड कर, वापस आ जाए, जीरो मैट्रिक्स, इतना क्लियर है। अब इन्वर्टेबल एलिमेंट, इनवर्स या इन्वर्टेबल एक ही वर्ड होता है, इन्वर्टेबल एलिमेंट। अब मैं भूल गया, पढ़ाने वाला भूल गया, अपनी बात छोड़ो। तो मेरे को एक बात पता है, 3 का नंबर सिस्टम वाली बात मेरे को हमेशा ध्यान रहती है। कोई भी नंबर ले लो रैंडम, 3 4 5 जो मन करे, इस नंबर का मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, मल्टीप्लाई पे इन्वर्टेबल एलिमेंट ढूंढना है। ये इन्वर्टेबल एलिमेंट ऐसा कोई एलिमेंट है पोस्ट रख के मल्टीप्लाई करो कि प्री रख के करो, करके आंसर सेम आना चाहिए, और वो आना चाहिए जो तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो तुम्हारा 3 का मल्टीप्लाई पे आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आंसर आना चाहिए। दोबारा सुनना ध्यान से, 3 का मल्टी, एक बारी छोटे 6 क्लास के बच्चे को हमने पहली बार ही पढ़ाया, बेटा 3 का इनवर्स क्या होता है। 6 7 में देखो आपको कईयों को रटा होगा, चाहे लॉजिक पता है कि नहीं पता, बोलो 3 का इनवर्स। लॉजिक तो आपको पता ही नहीं है, आपको तो किसी ने पढ़ा दिया 3 का इनवर्स 1/3 है, ठीक है। आप ध्यान से समझो, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 है, एडिटिव इनवर्स नहीं है। 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होता है। वो सारी वजह यही चल रही है, और इस वक्त मेरे पास कई चैप्टर हैं जिसमें ये बात मेरे को कंसेप्ट से समझानी है, तो लगेगी ये बात, अभी ध्यान से सुनते रहना। 3 का मल्टीप्लाई पे इन्वर्टेबल एलिमेंट, इनवर्स वो नंबर है जो कि बाद में रख के मल्टीप्लाई करोगे, पहले रख के आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए इसका। और बोलना 3 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था मल्टीप्लाई पे 1, यानी क्या आ जाना चाहिए यहाँ पे। अब बताओ 3 की किससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, बाद में रखे के पहले करके कि काट पीट के 1 आ जाएगा आपका। बोलो क्या, उसका उल्टा ही तो लेना पड़ेगा, ठीक है भैया। देखिए 3 का मल्टीप्लाई पे, ठीक है, इन्वर्टेबल एलिमेंट 3 का इनवर्स जो हमने रटा भी है कभी 3 की पावर -1 यानी 1/3 होता है, ठीक है भैया। अब आप यहाँ आ जाओ, भूले हुए ध्यान कुछ नहीं है, मतलब और 10 दिन बाद ये गायब ही हो जाएगा, रटा थोड़ी रहेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी। तो पहले आप जल्दी से, अचानक से एमसीक्यू आप माइंड में सोचोगे ए का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जो बाद में या पहले रख के ऐड करूंगा वापस ही आए, ठीक है, वो जीरो मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट पक्का जीरो। अब बोलो ए का एडिशन पे इन्वर्टेबल एलिमेंट ढूंढना है, मतलब ऐसा मैट्रिक्स ढूंढना है बाद में रख के मल्टीप्लाई करो पहले रख के करो, आंसर सेम आए, और क्या आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, कोई भी था या जीरो मैट्रिक्स था। जीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ से या मान लो जीरो से लिखते हैं। तो बोलो ए में कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं बच्चों कि जीरो बन जाए सारे एलिमेंट, कोई और मैट्रिक्स या सेम, सेम साइन पलटने हैं, यानी ए में मैं क्या ऐड करूं, -a वाले मैट्रिक्स को ऐड कर दूं, तो मेरा कौन सा मैट्रिक्स आ जाएगा जीरो।
सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। ये बात क्लियर है या नहीं कि एडिशन पे ए का इन्वर्टेबल एलिमेंट क्या बना, माइनस ए। ठीक है भैया, कोई कंफ्यूजन है? सोच के लिए फाइट मारना काम मेरा है, मैं कितनी बारी बोलूं कि आपको कंफर्टेबल कर दूं। एक बारी में तो थोड़ा थोड़ा पकड़ में आता है, हम जब 5-5 6-6 बारी बोल रहे होते हैं तो बच्चा अच्छे से कर लेता है। एक बारी अच्छे से फाइट मारूं, मैं सेम ऑपरेशन बार बार नहीं बोलूंगा, मैं अलग अलग चीजों में बता दूंगा आपको बड़ा पक्का हो जाएगा। एग्जाम्पल जरूर लिखना, ये वाला एग्जाम्पल जरूर लिखना, इसके बिना ये आसान नहीं बनेगा। नंबर सिस्टम, ऑपरेशन मल्टीप्लाई, पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, पर इन्वर्टेबल एलिमेंट क्या था, ये दोनों एग्जाम्पल साइड में जरूर लिखना। अब देखिए, मैं इसी साल, मेरे पिछले साल के वीडियो देखोगे, पढ़ा तो हर साल रहा हूँ, ठीक है, एक आधा साल छोड़ के 100 में से 100 भी नंबर आ ही रहे हैं हमारे पढ़े हुए बच्चों के इसी बैच में से। लेकिन पिछले साल हमने ये बात नहीं बता रहे थे हम पिछले सालों में, कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव। अभी लास्ट सेशन का बैच चल रहा था, बिल्कुल साल के एंड में आ गए, 2-4 बच्चे ऐसे भी बढ़िया तैयार कर लिए भाई इनके तो 100 में से 100 आएंगे। एक सैम्पल पेपर चल रहा था, सैम्पल पेपर चलते चलते उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, एक एमसीक्यू ये पूछ लिया। तो हम तो सोच रहे हैं 2-3 बच्चे तो 100 में आएंगे और सारे बच्चे बहुत बढ़िया तैयार है। सारा बैच ऐसे बैठा देख रहा है, सर एसोसिएटिव क्या होता है, सर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इन्वर्टेबल क्या होता है, भाई मैं इस पानी में। ठीक है भैया, तो उस वक्त उनको ईयर एंड में बिल्कुल सारा खोद के समझाना पड़ गया। ठीक है, अब की बारी शुरू से ऐड कर दिया भैया, ये बात कैसे अनएड्रेस छोड़ दें, क्योंकि पेपरों में अब आने लग गई है, पहले नहीं आती थी, अब आने लग गई है, एमसीक्यू में आ रही है। हो गया, वापस सब्ट्रैक्शन के लिए अभी मैं ये बातें नहीं कर रहा, जरूरी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुन लो। यहां बात हो गई थी 2 मैट्रिक्स ऐड कैसे होते हैं, उसी पे ध्यान देना, जब उनके ऑर्डर सेम हो। माइनस कैसे होते हैं, ऑर्डर सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाता है। ऊपर से ये सीखना था, मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया सिर्फ ये शब्द समझाने के लिए कि कॉम्पिटिटिव किसे कहते हैं, उल्टा पुल्टा सेम, एसोसिएटिव 3 चीजों में ब्रैकेट की शिफ्टिंग सेम। ठीक है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बोल चुका हूं, बार बार नहीं कह रहा, इन्वर्टेबल एलिमेंट क्या है। अब हर ऑपरेशन की नहीं बताने जा रहा, ना हर ऑपरेशन की जरूरत है, अब जहां जहां जरूरत है इसको बीच में डालता रहूंगा। ठीक है भैया, जिस ऑपरेशन पे बहुत जरूरी है, अब ध्यान से सुनते रहना। पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में अगर कुछ समझने और समझाने लायक है तो वो सिर्फ मात्र एक बात है, मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिसेस, थोड़ा सा बेटर। आप 20 मिनट मेरे साथ लगा लो, उसके बाद आप आसान तो इसे भी बहुत मान लोगे कि बेकार चीज है, लेकिन इन सारे आसान चीजों में सबसे अच्छा कुछ है तो 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कुछ मत लिखो, आप सिर्फ ध्यान दो, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स, मैंने कुछ भी कोई रैंडम मैट्रिक्स लिखा जिसके मेंबर 3 2 1 4 5 6 है, आप ऑर्डर पे ध्यान देना भैया, जो मर्जी 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कंडीशन यहां भी कोई पूरी होनी चाहिए। सर क्या होनी चाहिए अभी बताऊंगा, पहले ऑर्डर लिखवाओ सारे, बोलो इसमें कितनी रो है, सारे बोल दो, 2 कॉलम कितने हैं, यानी इसका ऑर्डर क्या है। अब मैंने एक बी मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स लिखा और मान लीजिए मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, कोई भी रैंडम नंबर लिख दे अपनी बात समझाने के लिए, इसका ऑर्डर करा दो जरा, इसमें रो कितनी है और कॉलम कितना है। ठीक है भैया, तो यूजुअली कई बच्चों को जो बिल्कुल पहली बार ही पढ़ रहे हो तो अपने माइंड में एक तुक्का सा ले रहा होता है बच्चा, यार ऐड हो रहा था जब ऑर्डर सेम हो, माइनस हो रहा था जब ऑर्डर सेम हो, मल्टीप्लाई पता तो नहीं है, तुक्का मारो तो शायद ऑर्डर सेम हो। नहीं, ये जरूरी नहीं है। 2 मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे ए की मल्टीप्लाई करनी है मैंने बी से, मैं बोलूं कब होते हैं, 1, कैसे होते हैं 2, उससे पहले कुछ और पढ़ना जरूरी है। मैं तो पढ़ा दूंगा अभी कब होते हैं, सबको समझ में आ जाएगा, कैसे होते हैं समझ में वो भी आ जाएगा, लेकिन आप अभी घर जाके शुरू हुए, ए मल्टीप्लाई बी लिखा था, हमने कहा मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स की, बच्चे ने कहा मैथ से मल्टीप्लाई में उल्टा पुल्टा तो सेम ही होता है, 3 × 2 6 है तो 2 × 3 भी 6 है, तो उसने अपने मन से ना ए बी तो निकाला नहीं, बी × ए निकाल दिया, उल्टा करके निकाल दिया। तो पहले यही पढ़ लो भाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई पे कॉम्पिटिटिव नहीं होती है, जरूरी नहीं है। कोई भी 2 मैट्रिक्स, आपने पहला मैट्रिक्स है दूसरा भी, ए को बी से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया, फिर उल्टा करके मल्टीप्लाई किया बी को ए से, हर बार ही सेम आंसर आएगा जरूरी नहीं है, कभी आ भी सकता है और कभी नहीं भी आ सकता, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कॉम्पिटिटिव नहीं होती, उल्टा पुल्टा सेम
तो जब मैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई सिखाना की बात कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी को ए से करें वो नहीं सिखा रहा मैं अभी। ए को बी से कैसे करेंगे वो सिखा रहा हूं। पहले ए है, इसे कहते हैं प्री मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई के पहले है। इसे कहते हैं पोस्ट मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई के बाद है। तो दो मैट्रिक्स सर मल्टीप्लाई कैसे हो पाते हैं, कब हो पाते हैं? तो पहली बात, प्री मैट्रिक्स लिखा हमने इनटू पोस्ट मैट्रिक्स लिखा। कब मल्टीप्लाई होते हैं? ध्यान से सुनो, इधर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए का ऑर्डर बोलना भैया, सारे बच्चे बोलना ए का ऑर्डर क्या है? 2/3, प्री मैट्रिक्स का ऑर्डर। बी का मैट्रिक्स बोलना क्या है? अब मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे? ए बी से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? पक्का ए बी से मल्टीप्लाई होगा अगर प्री मैट्रिक्स के ऑर्डर में नंबर ऑफ कॉलम, प्री मैट्रिक्स के ऑर्डर में नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट मैट्रिक्स के ऑर्डर में नंबर ऑफ रो, अगर ये बिल्कुल सेम है तो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। बोलो क्या कंडीशन है? प्री मैट्रिक्स के ऑर्डर में नंबर ऑफ कॉलम, बाद वाला, ठीक है, बाद वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, पहला वाला ऑर्डर का जो पहला नंबर है, ये बाद वाला है, पहले वाला सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम है। रफ बातें कर रहा हूं, बिल्कुल सेम है, ऐसे काट दो लिख के रफ में। जो मल्टीप्लाई होगा कैसे होगा, बात की बात है, होगा पहली बात। और आंसर का ऑर्डर क्या आएगा? जो नंबर बचे, ये आंसर का ऑर्डर आएगा। मल्टीप्लाई कब होगा सारे बोलो? मल्टीप्लाई की कंडीशन एमसीक्यू आता है इसका। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने कब होगा? दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ सेम हो, तो दो मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। ये बात क्लियर हो गई? दोबारा सामने देखते रहो, प्रॉपर्टी सी बना देते हैं इसकी। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/p मान लो। दोनों मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे? बोलो प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो सेम है, मल्टीप्लाई होंगे। हमने कहा आंसर का ऑर्डर बता दे, एमसीक्यू आंसर का ऑर्डर बता दे। ये कॉलम ये रो रफ में लिख के ऐसे काट दो, आंसर का ऑर्डर क्या आएगा? m/p। ये कहानी क्लियर है भैया? तो पहले कंडीशन, किसी को कंफ्यूजन है बोल दो। अभी माइंड में क्वेश्चन चल रहा है सर होगा कैसे मल्टीप्लाई, वो भी तो बता दो। अरे वो बात की बात है भाई, पहले मल्टीप्लाई किस कंडीशन पे होता है वो ध्यान दो, ठीक है? प्री का नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट का नंबर ऑफ रो सेम हो। तो लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स लिखा होगा ऊपर। टू मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाई, टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाई इफ number of column, if number of columns in pre-matrix, number of column in pre-matrix is equal to number of row in post-matrix. If, दोबारा बोल रहा हूं, if number of column in pre-matrix is equal to number of row in post matrix। लेकिन शब्द हमेशा भारी होते हैं, हम शब्दों को पढ़े जाएं, समझे जाएं, फालतू की मुश्किल है, ठीक है? आप, मैं 5-7 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप हाँ नहीं में जवाब दे दो। आप ये बात बाद में अपने आप बोल दोगे, अभी बोलना किसी के लिए तकलीफ हो सकता है, ठीक है? सामने देखो, सभी सामने देखो, मैं कुछ अलग अलग ऑर्डर डालता जा रहा हूँ। ए का ऑर्डर मान लो 3/2 है, बी का ऑर्डर 4/3 और ए की बी से मल्टीप्लाई करानी है। मल्टीप्लाई आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। बोलो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे? सर इसमें कॉलम 2 है और उसमें रो 4 है, नहीं हो सकते सर मल्टीप्लाई। अच्छा इधर 2 कर दूं तो सर अभी तो कॉलम रो सेम हो गए, प्री का कॉलम बाद का रो सेम है, हो जाएगा मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे होगा बाद की बात। आंसर का ऑर्डर क्या आएगा वो बताओ। सर इसका कॉलम उसका रो सेम हो, ऐसे रफ लिख के काट देते हैं। जब हमें आंसर का ऑर्डर देखना होता है तो आंसर का ऑर्डर क्या आएगा? इसका पहला नंबर लिखो, उसका बाद वाला लिखो, आंसर का ऑर्डर क्या आएगा? 3/3। किसी को कंफ्यूजन है? इसका एमसीक्यू हमने बोला ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/4 है। हमने कहा हम ये बता रहे हैं ए इंटू बी डिफाइंड है, ए बी से मल्टीप्लाई हो सकता है। पहला एमसीक्यू में हमने बोला एम का आंसर बता दो क्या होना चाहिए। बोलो सर इसमें कॉलम 2 है और ये मल्टीप्लाई हो सकता है तो इसमें रो भी 2 ही होनी चाहिए, कॉलम रो प्री पोस्ट से होना चाहिए, यानी एम का आंसर हमारा क्या निकला? 2। दूसरा एमसीक्यू मैंने पूछा ठीक है मल्टीप्लाई हो सकता है, दिया मैंने आपको, हो सकता है तो ये कॉलम और ये सेम ही होंगे, कट ही गए होंगे। हमने बोला आंसर का ऑर्डर बता दे। बोलो आंसर का ऑर्डर क्या होगा? 3/4। किसी को कंफ्यूजन है? बात क्लियर है? यानी हम इसी बात को थोड़ा एक अलजेब्रा करके लिख लेते हैं। मान लीजिए ए का ऑर्डर है m/n, बी का ऑर्डर है n/p, ठीक है? तो ऐसे मार्क करोगे कि ये दोनों सेम है, नंबर ऑफ कॉलम इन प्री मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो इन पोस्ट मैट्रिक्स सेम है, यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल है,
ठीक है भैया, यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। ऐसे एक छोटा सा शॉर्ट नोट बनाओगे। आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, इसका कॉलम इसका रो ऐसे कट गया और आंसर का ऑर्डर आएगा m/p। एक पॉइंट ये बना के लिखो जरा फटाफट से। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। ऑर्डर को आप उल्टा नहीं कर सकते, m/p को आप p/m नहीं कह सकते। कोई भी कंफ्यूजन है तो कहना। मैं कुछ पूछूंगा नहीं, लेकिन किस किस को मल्टीप्लाई ऑलरेडी आता है एक बार छोटा सा हैंड रेज दे देना। कईयों को आता होगा। आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, एक जनरल क्वेश्चन पूछूंगा भीड़ से, किसी को भी उसका आंसर पता हो तो जरूर बताना। हो गया? सुनो अब ध्यान से, बड़ी बात मैंने कहा, इस पूरे चैप्टर में एक ही चीज सीखने के लिए, वो भी सिर्फ पहली बारी। दूसरी तीसरी बारी में तो बहुत कमजोर बच्चा भी इस चैप्टर में कुछ नहीं पूछता, बोलता है बेकार चैप्टर है, तो यूं ही आ गया था खेल खेल में। लेकिन पहली बारी के लिए खास है, कंफ्यूजन मत रखना। और फिर दूसरी बात सुनो, इस चैप्टर से एक 5 मार्कर सेक्शन डी क्वेश्चन श्योर है हमेशा से हमेशा तक। वो क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन ठीक सिर्फ एक बात पे होता है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में एरर नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई आती सबको है, 1000 बच्चों को पकड़ लो, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको आती है। लेकिन वो 5 नंबर का क्वेश्चन 1000 में से 500 बच्चों का गलत होता है। मैथ्स का सबसे आसान क्वेश्चन, 50% बच्चे रॉन्ग। मल्टीप्लाई आती है लेकिन गलती कहाँ करते हैं, मल्टीप्लाई में। एक आधा एलिमेंट मल्टीप्लाई का मैट्रिक्स का आंसर का गलत कर देते हैं, पूरा 5 नंबर कटता है। इस वजह से आपको एक्स्ट्रा जोर देना है। समझ में तो आ जाएगा सर, जिससे भी सुन लूँ सबसे ही समझ में आ जाएगा। एरर नहीं करनी, तो कुछ खास बताओ कि क्यों एरर होती है और कैसे ठीक होती है। तो क्यों कैसे की बात बाद में, पहले मल्टीप्लाई सीखो। बोलो प्री मैट्रिक्स पोस्ट से मल्टीप्लाई कब होगा। हमने इस प्री मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा, 2 रो है 3 कॉलम है। इस पोस्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा, 3 रो है 2 कॉलम है। और मल्टीप्लाई होगा अगर प्री में नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट में नंबर ऑफ रो सेम है, जो कि सेम है, तो मल्टीप्लाई होगा। और शुरू में जब तक बहुत अच्छा ना क्लियर हो जाए, ऐसे ही करना जैसे मैं करा रहा हूँ। ऑर्डर लिखे, कॉलम रो ऐसे काट दिए, चाहे फेयर में काट दिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आंसर का ऑर्डर क्या आएगा पहले लिख लेना, जब तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर ना हो जाए। 2-4 क्वेश्चन कर लोगे, आदत हो जाती है, डायरेक्ट बच्चा माइंड में देख लेता है, मल्टीप्लाई हो भी रहा है, कर भी देता है, ऑर्डर लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अभी आंसर की ऑर्डर लिख देना, तुम्हें क्लियर है। 2 रो 2 कॉलम वाला आंसर आएगा, या 2 रो 2 कॉलम ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, सामने देखते रहो। मल्टीप्लाई कैसे होती है, पूरी पहली रो पूरे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। पूरी पहली रो पूरे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। कॉरस्पॉन्डिंगनेस का ध्यान रखना है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, सेकंड सेकंड से होगा मल्टीप्लाई, थर्ड से मल्टीप्लाई होगा। और ये जो 3 नंबर आएंगे, फर्स्ट से मल्टीप्लाई 1 नंबर, सेकंड से मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, थर्ड से मल्टीप्लाई तीसरा नंबर। तीनों को आपस में ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये पहला एलिमेंट आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पहली पूरी रो पहले पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, हम बिल्कुल पहली बारी कर रहे हैं तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह करते हैं। ऑर्डर आंसर का 2/2 आ रहा है, ध्यान से देखो। सारे बोलो, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, 3 × 1 प्लस, फिर बीच में प्लस। अब दूसरा दूसरे से 2 × 2 प्लस, फिर तीसरा तीसरे से 1 × 3। बिल्कुल पहली बारी देख रहे हो, सब कुछ लिख दिया। लेकिन मैं दूसरी बारी भी लिखूंगा, आप बोलोगे क्या यार 12वीं के बच्चे को पढ़ा रहे हो, थोड़ा तो डायरेक्ट कर लो यार, इतनी भी छोटी बात क्या ही लिखनी है। अब बोलो, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, जिसमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कोई नंबर आएगा, मल्टीप्लाई का प्रोसेस तो ये है, कोई नंबर आ जाएगा अभी इसको सॉल्व करके। कहां लिखूं मैं, कहां लिखूं, 4 पोजीशन है, कहां लिखूं, कहां लिखूं, आपसे पूछ रहा हूं। इधर ही क्यों लिखूं, कहीं और क्यों ना लिखूं। गुड, जबरदस्त। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रट रहे होते हैं। कुछ बच्चे देखो, मैंने उसे बताया नहीं और मैं लगभग श्योर हूं उसके स्कूल टीचर ने भी बताया होगा, नहीं बताया होगा, अपना दिमाग चला रहा है। सर पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, कोई आंसर आएगा, कहां लिखें, एड्रेस यही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन पे लिखना है। ठीक है, अभी ध्यान से देखते रहो। आंसर का ऑर्डर मेरा 2/2 है। सर पहली रो पहले कॉलम से तो हो गई, अब क्या नेक्स्ट, क्या सभी रो को सभी कॉलम से बारी बारी करते रहो। अब पहली रो पहले कॉलम से हुई, अब पहली रो बोलो किस कॉलम से हो सकती है, दूसरे से। अगली टर्म सेकंड कॉलम की है। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करोगे, कुछ तो आंसर आएगा, कहां लिखोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां लिखोगे। ठीक है, अब बोलो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, बोलो क्या आएगा, 3 × 4 प्लस सेकंड से, बोलो सारे बच्चे 2 × 5, अरे बोल लो यार,
थर्ड से 1 इंटू, अभी भी मैंने ज्यादा छोटे बच्चे की तरह लिखा, अब आप कह रहे हो नहीं डायरेक्ट करो, तो लो डायरेक्ट करते हैं। अब बोलो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से हो गई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे लिखा, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से हो गई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे लिखा। सर अब फर्स्ट रो की ना थर्ड कॉलम से करो, मैं बिल्कुल करता थर्ड कॉलम है ही नहीं, कहां से करूँ, यानी फर्स्ट रो की टर्न खत्म हो गई। अब आप कौन सी रो का एलिमेंट पकड़ोगे, सेकंड रो, और सेकंड रो को सारे बोलो किससे मल्टीप्लाई कराओगे, फर्स्ट कॉलम से। कहां लिखोगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आंसर यहाँ लिखना है। डायरेक्ट करते हैं, बोलो 4 1 4 प्लस 5 2 10 प्लस 6 3 80। कोई कंफ्यूजन किसी को भी। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 4 4 16 प्लस 5 5 25 प्लस 6 6 किसी को दिक्कत, ठीक है। ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, देखो ये 3 प्लस 4 7 प्लस 3 कितना आया 10। इसको सॉल्व करते हैं, 12 प्लस 10 22 प्लस 6 28। इसको ऐड कर लेते हैं, 28 प्लस 4 32। इसको ऐड कर लेते हैं, 41 प्लस 36 77। ठीक है भैया, हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। अब ध्यान से सुनना, बाद में गलत क्या होता है, अभी तो खैर बहुत ध्यान से करोगे, 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे बच्चा लिख के ही करेगा, पहली रो की पहले कॉलम से, पहले की पहले से कर रहा है, दूसरे की दूसरे से कर रहा है, तीसरे की तीसरे से कर रहा है, लिखेगा प्रॉपर। 1-2 क्वेश्चन लिख लिया, फिर वो बोर हो जाएगा, बोलेगा नहीं बेकार है, ठीक है। अब बोलेगा तो माइंड में हो रहा है 3 1 3 3 माइंड में रख लिया, 2 2 4 3 प्लस 4 7 1 3 3 7 प्लस 3 10। कोई भी करेगा आप में से, 7 प्लस 3 10 आ गया सर, सीधा आ गया। अब ये तेज तेज करने लग जाएगा, ठीक है। अब बोर्ड में इस बात पर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने वो माइंड में जल्दी से करा, बस 10 की जगह 9 आ गया। होगी गलती, किसी से भी होती है, मेरे से भी हो सकती है। वो 1 9 और बाकी सारा ठीक, गया 5 नंबर आपका, ठीक है भैया। यानी बस इसमें एक बात बता रहा हूं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एक चीज बस बाईपास नहीं कर दी आपने, कर पाओगे हमेशा लेकिन मत करना। वो क्या है, जैसे पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, नहीं तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन फ्री में गलत होगा आपका। 3 1 3 2 2 4 1 3 3 ऐड कर ले, ये रफ नोट देना आपको। अभी तो प्रॉपर लिख के कर लेना, बाद में जब जल्दी करना है तो ये रफ नोट जरूर देना है, ये बात क्लियर है। नहीं तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन आधी बारी सही हो रहा है और आधी बारी गलत हो रहा है, और आता हमेशा ही होगा। कहानी समझ में आ गई, करो फटाफट से मल्टीप्लाई। कोई क्वेश्चन बना मल्टीप्लाई पे, होते हैं क्वेश्चन, कंफ्यूजन होती है, बोल जरूर लीजिए। पहली बारी में कभी कभी किसी किसी को थोड़ा सा दिक्कत लगता है या समझ में नहीं आ पाया होता, तो बोलना है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन डालना है। बोलो ऑनलाइन गौरांगी और ऋषभ, कोई कंफ्यूजन बच्चों? ये बहुत बढ़िया कर दिया भाई आपने द्विशा, ऑफलाइन आ गए तो मजा ही आ गया। हाँ, जब जब आ सकते हो, पूरे साल में जब भी बने ना तो आना जरूर, पूरी कोशिश करना। आर्यन भाई आपने अटेंडेंस नहीं फिल किया? दिवाकर, गर्वित, ग्रंथ, हरियंश, निकिता, सभ्या, हो गया बच्चों? पुराने बच्चों को पता है, 3-4 नए बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुन लो। हम लोग ईच एंड एवरी क्लास होमवर्क चेक करते हैं, जो हमने क्लास में किया वही आपको एक होमवर्क सेपरेट कॉपी बना के उसको दोबारा प्रैक्टिस करना है। कुछ भी नहीं कहा तो भी होमवर्क है, और कोई असाइनमेंट से एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं तो वो भी करने हैं। चेक कब होंगे?
जब क्लास की छुट्टी हो रही होती है तो मान लीजिए 5 बजे आपका लीव करने का टाइम है, तो 7-8 मिनट पहले यहाँ क्लास बंद हो जाती है और उस 7-8 मिनट के दौरान जाते हुए एंड एग्जिट गेट पे आपका होमवर्क चेक होता है। तो ये सब जरूर पूरा रखा कीजिए, ठीक है। किसी का भी कभी भी इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। निकालो सारे होमवर्क कॉपी, जो बच्चे मेरे को चेक करा चुके थे शुरू में वो सीधा सीधा निकल जाइएगा, बाकी अपनी कॉपी चेक कराइए। आज नहीं किया है तो बोल के जा सकते हैं, लेकिन कल से पूरा होना चाहिए। सेपरेट कॉपी बनाओ, सारा करो। कल दिखा दूंगा। बहुत बढ़िया। बस ऑनलाइन लोगे ऑफलाइन लोगे वो फर्क नहीं, ये काम हमेशा करते रहना रिपीट में। बहुत बढ़िया, गुड। कितनी में से? चलो हाईएस्ट क्या है? लेकिन अपने को 5 नंबर कम है, वो जरूर रखना। जल्दी आ जाओ बच्चों, 10th वाले एंट्री ले लीजिए। एक स्टूडेंट और है, हाँ जी बिठा दीजिए, भेज दीजिए। जी जी जी, हाँ जी। आप 12th क्लास के लिए आए हो, हाँ बच्चे साथ में ले लेंगे, जो समझ में आएगी तो आगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं। और शाम को उसके पापा आए थे, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर गए थे। ठीक है, 1-2 दिन पढ़ने दो, जब कंफर्टेबल हो जाए तब फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए, ठीक है जी। ऋषभ लीव कर सकता है भाई। युग, युग नाम का कोई बच्चा है? युग, सक्षम, वर्मा, वर्मा जी आगे आ जाओ। फर्स्ट वन है, आप भी इधर ही आ जाओ। हाँ। कोई बच्चा आगे आना चाहता है तो आ सकता है, किन्हीं किन्हीं बच्चों को रहता है ना तो पीछे से दिखता नहीं है,